हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे राहु इन ऑल 12 हाउसेस। एंड मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यू विल नेवर हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू राहु's प्लेसमेंट इन योर हॉरोस्कोप। नाउ हमें समझना पड़ेगा कि राहु असल में है क्या। तो देखिए, ये है एक मून, एंड मून के दो साइड्स होते हैं, एक इज द अपर साइड एंड वन इज द लोअर साइड। नाउ जब ये मून राइज करेगा, अभी अब देखो स्क्रीन पे मून ऐसे राइज कर रहा है, सो ये जो उसका अपर हाफ है इसको कहते हैं राहु। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉर्थ नोड ऑफ द मून। ओके, सो ये आप देखो, ये मून राइज किया एंड द अपर हाफ इज राहु एंड द लोअर हाफ इज केतु। तो जब मून राइज कर रहा है, सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग, राइट? इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड राहु इज द अपर हाफ। तो राहु को अभी क्या चाहिए, क्योंकि इट इज द राइजिंग हाफ ऑफ द मून, सो दैट इज व्हाई राहु वुड वांट कि मुझे पूरे दुनिया को एक्सपीरियंस करना है। अच्छा, वहाँ पे वो पेड़ है, अच्छा वो पेड़ क्या है, वहाँ पे ये वाला फ़ोन है, अच्छा ये फ़ोन इससे क्या होता है, वहाँ पे ये वाला एक गैजेट है, इस गैजेट से क्या होता है। तो राहु को ना सब कुछ एक्सपीरियंस करना होता है। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी है, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए राहु जिस भी घर में बैठता है उस घर में आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता, और इस जन्म में आप उस घर में फोकस करोगे, उस सेक्शन में अपनी ज़िंदगी में फोकस करोगे, एंड यू विल ट्राइंग टू फाइंड योर पोजीशन इन द फूड चेन। जैसे कि हमने जुरासिक पार्क वाले मूवीज में देखा है कि एक डायनासोर साइंटिस्ट ने बनाया, बट दैट डायनासोर डजंट नो दैट वेयर ही बिलोंग्स इन द फूड चेन, सो ही स्टार्ट्स किलिंग एवरीबॉडी। सो दैट इज बेसिकली राहु। जैसे कि अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा तो आप ऐसे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, राइट? क्योंकि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, मैं हूँ कौन, हु एम आई, आइडेंटिटी क्या है मेरा। तो आप अपना आइडेंटिटी पाने का कोशिश करोगे एंड यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वेरियस एरियाज ऑफ योर लाइफ ना। तो राहु एक असुरा है, इट्स एन असुरा, एंड द मेन असुरा वॉज नेम्ड एक्चुअली स्वयंभरू, एंड द नेम ऑफ स्वयंभरूज मदर वॉज छाया, हु वॉज अ डेंजरस बीइंग। ठीक है, तो बेसिकली स्वयंभरू जब समुद्र मंथन हो रहा था तो स्वयंभरू ने क्या किया था, स्वयंभरू ने देवताओं, लाइक ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ देवता, और वो अभी देवताओं के लाइन में जाके बैठ गया क्योंकि वहाँ पे अमृत मिल रहा था। सो बेसिकली वो सन और मून के बीच में आके बैठ गया, सन और मून के बीच में आके बैठ गया ना। मून ने रियलाइज किया, अरे ये तो देवता नहीं है, ये तो एक असुरा है, इट इज स्वयंभरू और ही इज डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ। तो उसने तब क्या किया, उसने विष्णु को जाके कंप्लेन कर दिया, और सन भी उस मून के साथ था, इसने कंप्लेन किया ना। ये विष्णु को कंप्लेन किया ना। अभी विष्णु जी को पता था कि अरे ये तो स्वयंभरू है, उनको पता चल गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चक्र से स्वयंभरू का गला ही काट दिया। ठीक है, लेकिन जब तक वो गला काटते तब तक एक ड्रॉप ऑफ अमृत उसके अंदर चला गया था। तो इसी की वजह से राहु और केतु जो है कि अमर हो गए। तो राहु है हमारा सर और केतु है हमारा धड़। तो बेसिकली राहु इज द हेड, राइट? हेड, तो हेड का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, राइट? बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना। और अगर आप ज़्यादा दिमाग किसी चीज़ पे लगाओगे तो आपको पता ही है उसका क्या होने वाला है। ठीक है, यू विल मेक सम मिस्टेक्स, क्योंकि आप खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे उस चीज़ में, और आप नेचुरल जो चीज़ है आपको मिल रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करोगे। इसका क्या मतलब है कि सोच लीजिए कि राहु आपके 11th हाउस में है और नेचुरली आपको एक जॉब मिला, ठीक है, जिसमें सोच लीजिए कि सैलरी है 50,000 रुपीज़। तो राहु बोलेगा नहीं 50,000 से मुझे कुछ मतलब आई डोंट लाइक दिस, सो बेसिकली मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा पैसे चाहिए। तो बेसिकली वो अपना दिमाग ज़्यादा लगाएगा किसी भी हाउस में। ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं, मेक इट बिग, मेक इट बिगर, आई हैव ऑफर्स फ्रॉम अदर कंपनी, मेक इट बिगर। तो फिर जो ऑफिस वाले जो HR वगैरह रहेंगे वो उसको ज़्यादा एक ऑफर देंगे। वो ऐसे करेंगे, ठीक है आप थोड़ा सा ESOP ले लो, थोड़ा सा ये ले लो, वो ले लो, कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी, और फिर आपका पैकेज आ गया कि मंथ आ गया एकदम 10 LPA का। बट आपको जब इन हैंड सैलरी आता है तो उससे थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, सो राहु ऐसे एक शो ऑफ है कि उसको ऐसे दिखाना है कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन असल में उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। अभी बहुत लोगों का ये भी मानना है कि राहु जो है ये एक बहुत ही क्विक प्लैनेट है, ओवरनाइट सक्सेस देता है। देखिए, राहु ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता, राहु एक बहुत ही स्लो प्लैनेट है। राहु सडन सक्सेस देता है। तो अभी सडन और क्विक बहुत डिफरेंट चीज़ है। जैसे कि राहु कभी भी क्विक नहीं है, राहु स्लो है, लेकिन राहु सडन है। सडन, वो सडननेस का कारक है। सडन, इट्स
सडन। सो बेसिकली आपकी शादी नहीं हो रही और राहु का महादशा है और 4-5 साल से एक भी रिश्ता नहीं आया और अचानक से एक ऐसा रिश्ता आ गया जो बिल्कुल आपको जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा। तो आपको लगेगा अच्छा, भगवान ने मेरी माई विशेस आर बीइंग ग्रांटेड बाय श्री कृष्णा, सो मे बी आई शुड गेट मैरिड टू दिस पर्सन। बट आपको बाद में जाके पता चलेगा अरे ये तो उतना भी अच्छा इंसान नहीं था, ठीक है, ये तो मैंने गलती कर दिया इस इंसान से शादी करके। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट्स हैपनिंग विद दिस पर्टिकुलर राहु, ठीक है। तो आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा 3-4 साल के गैप के बाद कि आपको लगेगा अब तो मैंने छक्का मार दिया, अब तो मैंने हेलीकॉप्टर शॉट लगा दिया, अब तो मैच मेरे हाथ में है। लेकिन नहीं, वहाँ पे आप कैच आउट होने वाले हो। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज क्रिएटेड इन द राहु दशा अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग। नाउ राहु के दशा में आप शो ऑफ करना चाहते हो, क्योंकि राहु ना थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहता है, क्योंकि देखो उसको देवताओं के बीच में से निकाल दिया गया था, तो मून उसका शत्रु बन गया। तो सन इज द गवर्नमेंट, सन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, मून इज द लोकल गवर्नमेंट, मून इज द सोसाइटी, ठीक है, सन इज द एलिट क्लास। तो जुपिटर भी राहु का शत्रु है, ये जुपिटर है ब्राह्मण्स। तो राहु को तो कोई मतलब अप्रिशिएट ही नहीं करता कि वो भी तो अमर है, वो भी तो ही ऑल्सो कांट डाई, ही इज अमर, राइट, वो भी तो इनविंसिबल एक पावर है। तो आप देखो कि बेसिकली राहु को चाहिए एप्रिसिएशन। नाउ एप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? मून को, मून मतलब सोसाइटी, सोसाइटी को कुछ ऐसा कुछ दिखा के, ऐसा कुछ शो ऑफ करके, ताकि लोग बोले कि वाह इसने क्या किया है। तो मे बी राहु कैन गिव यू सडनली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्पाउस, अ एग्जॉटिक स्पाउस, बहुत ही अमीर। राहु कैन गिव यू एग्जॉटिक करियर अपॉर्चुनिटी, एग्जॉटिक फेम। ओवरनाइट आप फेमस बन गए कि आपके वीडियोस वायरल नहीं हो रहे थे, ओवरनाइट इट इज हिटिंग ऑलमोस्ट लाइक मिलियंस एंड बिलियंस व्यूज। सो दैट काइंड ऑफ सक्सेस, बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। सो राहु के दशा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो सन और मून को वो 1-2 दिन के लिए ग्रहण वगैरह करेगा, उसके बाद फिर से जैसे का तैसा। So these are the problems basically with Rahu. So there is a lot of show off element there in Rahu. Now बहुत सारे क्लासिक्स में राहु को भोगा कारका भी क्या कहा गया है। भोगा कारका मीन्स दैट वो भोग करना चाहता है, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस, क्योंकि वो अपर हाफ ऑफ द मून है ना, उसमें कोई पहले कोई पास्ट नॉलेज उसमें है ही नहीं। उसको सिर्फ पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, ठीक है, और वो एथिक्स और मॉरल्स को भूल जाओ, मुझे वो जो फेम चाहिए, नेम चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर किसी इंसान को मुझे चाहिए, मुझे किसी इंसान से शादी करना है, वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए, एंड आई डोंट केयर हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक आई विल गेट इट व्हाट आई वांट। नाउ दैट इज द डेस्परेशन। इसीलिए राहु के दशा में बहुत लोग बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं सक्सेस के लिए, ठीक है, क्योंकि और इसका एक कारण भी है कि राहु आपको 4-5 सालों तक कोई अपॉर्चुनिटी देता ही नहीं, और सडनली यू गेट अपॉर्चुनिटी, लाइक ओ यस दिस इज माय अपॉर्चुनिटी, नाउ आई एम अहेड ऑफ एवरीवन। बट जैसे ही आपको नाउ 1 ईयर यू आर अहेड ऑफ एवरीवन, मे बी बाय 2022 एंड बाय 2023 यू आर हिटिंग द रॉक बॉटम अगेन, क्योंकि वो जो आपको मिला था, ठीक है, जो आपको मिला था वो शायद परमानेंट नहीं था, या फिर उसमें कोई खोट था उस अपॉर्चुनिटी में। लेकिन राहु के दशा में ही अगर आप सही से मेहनत करते हो, शनि की तरह, सैटर्न की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो एंड बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली डिसीजन मेक करते हो, तो फिर राहु का जो दशा है, ये जो सक्सेस आपको देगा, ये लॉन्ग लास्टिंग फेम रह सकता है। ना राहु कभी कभी योग कारक के हिसाब से भी, योग कारक की तरह भी इफेक्ट देता है। तो महर्षि पराशर ने कहा है कि अगर राहु और केतु केंद्र में रहे, मतलब 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में रहे, और उसके साथ आपका योग कारक का प्लैनेट भी जुड़ जाए, तो फिर ये एक योग कारक प्लैनेट की तरह ही काम करेगा, सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा। तो एक उदाहरण से अगर हम समझे कि सोच लीजिए कि कैप्रिकॉन लग्न है और राहु बैठ गया 10th हाउस में, ठीक है, और कैप्रिकॉन लगन के लिए, मकर लग्न के लिए जो योग कारक प्लैनेट है वो है वीनस। तो राहु वीनस के साथ बैठ गया 10th हाउस में, तो अब ये राहु का दशा जो है ये राजयोग कारक रहेगा। तो ये राजयोग कारक रहेगा। तो इस दशा में आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, कार, बंगलो, व्हाट एवर यू वांट इन लाइफ वो मिल जाएगा, ठीक है। तो राहु क्या करेगा, आपको हमेशा इजी अपॉर्चुनिटी देने का कोशिश करेगा। जैसे कि आप एक अपार्टमेंट खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो आपको दिखा कि यार इतने पैसे जमा करने में तो मुझे 6-7 साल लग जाएंगे, मैं
एक रात में कैसे अमीर बन सकता हूँ ओवरनाइट, ये एक ऑप्शन जो है कि राहु आपको देने का कोशिश करेगा। दूसरा राहु एक और ट्राई लेगा कि आपको किसी फ्रॉड के पास लेके जाएगा जो बताएगा नहीं ये 70 लाख का बंगलो, आपको 70 लाख का जो फ्लैट है, जो अपार्टमेंट है, ये तो आपको 35 में मिल जाएगा। हाँ, हम तो इतने में ही देते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, लीगल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो दैट इज वाई नाउ राहु, क्योंकि सन और मून दोनों के एक्लिप्स करता है, उसको लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से प्रॉब्लम्स आती है। सो दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ राहु। नाउ राहु आपको ओवरनाइट सक्सेस दे सकता है, रैग्स टू रिचेस बना सकता है। दीज आर सम क्वालिटीज दैट राहु कैन एक्चुअली गिव यू इफ इट इज वेरी वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट। ठीक है, स्पेशली अगर इसका जो संबंध है वो योग कारक प्लैनेट से बन गया, ठीक है, कोई बहुत अच्छा प्लैनेट पुष्कर नवांश में है उसके साथ बन गया, लग्नेश से बन गया, 9th हाउस से बन गया, और राहु अच्छे स्ट्रेंथ में है D1 में, D9 में, D10 में, तो ये आपको एक्चुअली में रैग्स टू रिचेस बना सकता है। ठीक है, तो इतना भी खराब नहीं है, अच्छा प्लैनेट है, लेकिन राहु का जो छलावा है उसे हमें समझना पड़ेगा। राहु इज ऑल अबाउट शो ऑफ। ठीक है, कि सोच लीजिए कि आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया और आप 1 साल से सिंगल बैठे हो, लेकिन राहु क्या करेगा, आपको 1 या 2 डेट्स में भेजेगा एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ। आप उसके साथ फोटो अपलोड करोगे फेसबुक में, जिसको देख के सबको लगेगा अरे भाई इसका लाइफ तो सॉर्टेड है, लेकिन ऐसा असल में है नहीं। शायद आपको अपना वेल्थ शो ऑफ करना है, क्योंकि बहुत लोगों ने शायद आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था, तो आप क्या करोगे, आप एक मैसिव कार लोन लोगे और एक महंगी कार खरीदोगे और जिससे आप शो ऑफ करोगे, देखो मेरे पास कितना पैसा है आज, लेकिन उसका EMI भरने में आपका हालत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए राहु इज ऑल अबाउट द शो ऑफ वेरी स्मॉल टाइम। तो दैट इज वाई राहु इज अ प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट। बट राहु इन 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। दूसरे हाउसेस में भी राहु काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। राहु उपच्य हाउस 3, 6, 10, 11 में अच्छा परफॉर्म करता है, और बाकी जो हाउसेस है उनको कहते हैं अपच्य हाउस। अपच्य हाउस में अनुपच्य हाउसेस में राहु बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बट 3, 6, 10, 11 में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एज पर महर्षि पराशरा, राहु वृषभ राशि में, टॉरस में एक्सॉल्टेड होते हैं। देयर आर अदर एक्सॉल्टेशंस ऑफ राहु, जैसे कि जेमिनाई में भी राहु एक्सॉल्ट होता है, बट वो अदर बिजनेस पर्पसेस के लिए। बट एक्चुअल ट्रू एक्सॉल्टेशन ऑफ राहु इज इन द साइन ऑफ वृषभ में। ठीक है, वृषभ में राहु कुंभ राशि को रूल करता है। अब देखिए, कुंभ जो है वो कालपुरुष कुंडली के अनुसार 11th हाउस है। 11th हाउस है बाधक हाउस, क्योंकि अगर मेष को कुंडली बनाए तो 11th हाउस है हमारा बाधक हाउस। तो बाधक मतलब बाधा, राइट, संबाधा। तो हम इस दुनिया में आए किस लिए है, to burn some karma. So this life is actually our badha. So this Rahu is the कारक of reincarnation. क्योंकि अगर राहु 3rd हाउस में बैठ गया है तो बेसिकली आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाला था, आपने करेज नहीं शो किया था, तो इस जन्म में आपको करेजियस बनना पड़ेगा। सो दैट इज द बाधा। सो दैट इज वाई राहु इज द नेचुरल बाधा का, नेचुरल बाधकेश। नाउ बाधा का इज फॉरेन, दैट इज वाई राहु ऑल्सो शोज फॉरेन लैंड, समथिंग दैट इज अननोन। जैसे कि कोई नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गया, कोई नया ट्रेंड मार्केट में आ गया, कोई नया सोशल मीडिया ऐप मार्केट में आ गया। ठीक है, जो भी आपको नहीं पता है, जो भी आप देख के सोचेंगे अरे ये क्या चीज़ है, तो वही जो एनर्जी है वो एनर्जी है राहु का। या फिर किसी ने कुछ ऐसा प्रोफेशन चुन लिया जो कि सोसाइटी में थोड़ा सा टैबू है, जैसे कि द प्रोफेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, द प्रोफेशन ऑफ समथिंग टोटली डिफरेंट। जैसे कि एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली में जहाँ पे सभी डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स है, आप उस फैमिली में बन गए एस्ट्रोलॉजर, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा नया चीज़ है। ये क्या चीज़ है एस्ट्रोलॉजी, ये क्या होता है? सो बेसिकली दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट राहु कैरीज विथ हिमसेल्फ। सो दैट इज़ बेसिकली राहुज एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सा शो ऑफ, थोड़ा सा न्यूनेस, बट सोसाइटी ना, जब राहु सक्सेसफुल होता है सोसाइटी बहुत अप्रिशिएट करता है, क्योंकि उसको लगता है अरे ये बंदा नया कुछ कर रहा है, उसने हिम्मत दिखाया और उसने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया और उसने नया कुछ किया, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आपके सक्सेसफुल बनने के बाद, आपके सक्सेसफुल बनने से पहले लोग आपको नीचा दिखाएंगे, इंसल्ट करेंगे, एंड दैट इज जस्ट कार्मा, दैट इज नॉट देयर फॉल्ट, दैट इज नॉट योर फॉल्ट, दैट इज जस्ट योर कार्मा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी लोग सोसाइटी में अप्रिशिएटेड नहीं होते, सोसाइटी में उतना ज़्यादा उनको मान सम्मान नहीं मिलता, तो दे आर कैरिंग द एनर्जी ऑफ राहु। ठीक है,
जैसे कि आप किसी बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी में गए जहाँ पे आप एक इमिग्रेंट है, तो आपका वहाँ पे एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है, सो यू विल फील लाइक राहु बिकॉज नोबडी नोज हु दिस पर्सन इज। कि आप किसी रशिया के किसी गांव में चले गए, नोबडी नोज हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम, सो देन यू आर द राहु, यू आर द राहु, यू आर द फॉरेन एलिमेंट ओवर देयर, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो भी फॉरेन एलिमेंट्स अटैक करते हैं हमें, जैसे कि कोई वायरस आ गया, तो दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई राहु, ठीक है। तो नाउ द पॉइजन्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू राहु, क्योंकि मून इज द मेन सिग्निफिकेटर ऑफ वाटर, राइट। मून इज द लाइक सॉल्टी वाटर एंड वीनस इज एक्चुअली द प्योर वाटर दैट वी ड्रिंक। राहु मून का जो कनेक्शन है ये पॉइजन दिखाता है, राहु वीनस का जो कनेक्शन है ये भी पॉइजन टू सम एक्सटेंट दिखाता है, बट ये सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी एंड सिनेमा, क्रिएटिविटी, मैसिव क्रिएटिव टैलेंट, ऐसी चीज़ों को दिखाता है। राहु किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ा देता है, राहु का भूख बहुत ज़्यादा है। तो राहु जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस के रिलेटेड जो चीज़ है, जो मटेरियल डिज़ायर्स है, उसका जो भूख है, उसका जो डिज़ायर है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप चाहोगे कि मैं पूरी ज़िंदगी बस इसी चीज़ पे फोकस करता रहूँ। नाउ राहु जब किसी भी प्लैनेट के साथ बैठेगा तो उस प्लैनेट के डिज़ायर्स को भी बढ़ा देगा। जैसे कि वीनस है हमारा सेक्सुअलिटी, हमारा रिलेशनशिप का डिज़ायर, तो राहु अगर वीनस के साथ बैठ गया तो आप यू विल हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अबाउट योर रिलेशनशिप्स, कि मुझे एक रिलेशनशिप से मन ही नहीं भर रहा, मुझे 2-3 रिलेशनशिप चाहिए तभी जाके मेरा पेट भरेगा, और इसीलिए चीटिंग होता है, ठीक है। राहु जुपिटर के साथ आ गया, जुपिटर है हमारा नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो बेसिकली राहु क्या करेगा, यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज को चैलेंज करेगा और खुद से रिसर्च करने का कोशिश करेगा। राहु बुध के साथ बैठ गया, आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनाएगा, आपके वाणी को, आपके स्पीच को बहुत ही फास्ट करेगा, आपका एक बहुत ही मैग्नेनिमस स्पीच रहेगा, ठीक है। अब मरकरी है हमारे चार्ट का कुबेर, तो आप बहुत ही ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने का कोशिश करोगे अपनी ज़िंदगी में। शनि है हमारा डिसिप्लिन, हमारा हार्ड वर्क। तो यहाँ पे राहु शनि का कंजंक्शन हमारे हार्ड वर्क को, दुर्भाग्य को बढ़ा देता है, पर हमारे डिसिप्लिन को बढ़ाएगा। और अगर आपने अपने डिसिप्लिन को बढ़ा लिया राहु शनि कंजंक्शन में, देन यू कैन विन द वर्ल्ड लाइक दिस। नाउ राहु अगर चंद्रमा के साथ बैठ गए, मून इज और इमोशनल वेल बीइंग एंड हमारे इमोशनल नीड्स है। तो राहु अगर मून के साथ बैठ गया तो आपको बड़ा ही कन्फ्यूजन होगा कि मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता किस चीज़ से है। सो दैट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन हैव। नाउ राहु अगर सन के साथ बैठ गया, सन है हमारा ईगो एंड हमारा स्टेटस, तो इसका जो भूख है, हमारा ईगो, हमारा स्टेटस, जैसे हमारा ही डोमिनेंस रहना चाहिए, तो ये वाला चीज़ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैज राहु सन कंजंक्शन इन द 10th हाउस, तो इसलिए ही इज वेरी डोमिनेटिंग इन नेचर, ही वांट्स नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, हिज ईगो इज एक्सट्रीमली हाई। जैसे वो कुछ दिन पहले बोल रहे थे, वी विल टेक ओवर ग्रीनलैंड, सो दैट काइंड ऑफ स्टूपिड स्टफ, राइट। नाउ इफ यू लुक एट इट, राहु के साथ अगर गुली का मांडी बैठ गए तो ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं माना गया है। राहु के साथ अगर मंगल बैठ गया तो मंगल है हमारा पराक्रम, तो ये आपको पराक्रमी, बहुत ज़्यादा पराक्रमी बना सकता है, आपके एंगर इश्यूज़ को बढ़ा सकता है। बट ऑन द अदर हैंड राहु और मंगल का जो योग है इसको कहते हैं अंगारक योग या फिर अंगारक दोष। दोष नहीं कहूँगा, योग कहूँगा। तो इस अंगारक योग या फिर दोष से अगर ये ठीक जगह पे बैठ गया तो आप किसी आर्मी के मेजर बन सकते हो। आप में बहुत ज़्यादा करेज और विल पावर रहेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, मेहनत करने का क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगा, आप में रिस्क टेकिंग का एबिलिटी रहेगा। लेकिन अगर यही योग थोड़े से खराब हाउसेस में बैठता है या फिर दोनों में मंगल और राहु का स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन बनोगे। इसीलिए राहु मंगल के योग को बंगाली में कहा जाता है छन्नो छाड़ा योग। छन्नो छाड़ा मीन्स बिखरा हुआ। सो बेसिकली इंसान पूरा बिखरा हुआ रहेगा, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो इसलिए वो ज़िंदगी में कुछ हासिल भी नहीं कर पाएगा। इसलिए राहु मंगल का जो अंगारक दोष है ये बहुत ही खराब माना जाता है। फायर एक्सीडेंट्स भी इसी से देखा गया है। तो नाउ वी हैव फाइनली understood that what actually Rahu is, कि राहु करता क्या है, right? राहु करता क्या है actually. Now let's talk about Rahu through all the houses. Now let's talk about Rahu in the first house. तो राहु फर्स्ट हाउस में क्या करेगा? अभी आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस के कारक कौन है। फर्स्ट हाउस के कारक है हमारे सन, तो सन इज द कारका फॉर द फर्स्ट हाउस। नाउ जॉइंट कारका कौन है? जॉइंट कारका है आपके जुपिटर, क्योंकि जुपिटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड द लग्न कारका, क्योंकि हमारे
लगन से हम इंटेलिजेंस को देखते हैं, हमारे अपीयरेंस को देखते हैं, हमारे इंटर पर्सनैलिटी को भी देखा जाता है लगन से, ठीक है। जैसे कि अगर आपका वर्गो लगना है तो आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, मकर है तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, टॉरस है तो बहुत ज़्यादा पैसे को जमाने का कोशिश करते हो, मिथुन है तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, कैंसर है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लियो है तो थोड़ा सा अहंकार है, आपका दिल बड़ा है, सो दैट काइंड ऑफ स्टफ। नाउ अगर राहु ही इस लगन में आके बैठ गया तो आपको होगा आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको यही नहीं पता होगा बचपन से कि मैं एक्चुअली मैं हूँ कौन, वेयर डू आई बिलोंग इन द फूड चेन। आपको लगेगा कि क्या मैं एक आर्टिस्ट हूँ, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ, क्या मैं एक ज्योतिष हूँ, क्या मैं एक डांसर हूँ, क्या मैं एक सिंगर हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड हु आई एम, और इसके लिए आप 10-20 डिफरेंट चीज़ों को अपने ज़िंदगी में ट्राई करोगे और तब तक करते रहोगे जब तक आपका 40 साल का उम्र नहीं हो जाता, ठीक है। अगर लग्नेश वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सन बहुत स्ट्रांग है, जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रगल आपका 30s में खत्म हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर ये सारे प्लैनेट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो ये स्ट्रगल जो है आपका 40s तक चलेगा। अभी देखिए राहु है एक स्लो प्लैनेट, और जो लगना है, जो उदया लगना है हमारा, ओके, दिस उदया लगना, राइट। सो दिस उदया लगना, आई मीन दिस इज नॉट, सो द उदया लगना, सो द उदया लगना इज कॉल्ड द राइजिंग साइन, इज द एसेंडेंट, ठीक है। जब आपका जन्म होता है तो पूर्व में आपका जहाँ पे जन्म हुआ, अगर आपका इस प्लेस में जन्म हुआ तो इधर से पूर्व की तरफ कौन सा राशि राइज कर रहा था उसको कहते हैं एसेंडेंट, लगना। सो राहु जब लगन पे बैठेगा आइडेंटिटी क्राइसिस देगा, और आप हर एक चीज़ में खुद को ट्राई करोगे, ठीक है। क्या मैं इसमें बेहतर हूँ, उसमें बेहतर हूँ, इसमें बेहतर हूँ, और आपको ऐसा रहेगा कि मुझे शो ऑफ करना है। आई वॉन्ट टू हैव दैट बिग डायमंड वॉच, आई वॉन्ट टू हैव दैट लग्जरी कार, मुझे वो बड़ा घर चाहिए ताकि मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करके सबको दिखा सकूं कि मैं हूँ कौन, मैं बादशाह हूँ, राइट। सो दैट काइंड ऑफ शो ऑफ इट गिव्स विद राहु इन द फर्स्ट हाउस। सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा इंसान धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि मुझे अपने सेल्फ पे फोकस करना है, तो बॉडी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगा, अपने गेटअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगा, खुद को अच्छे से सजाएगा, ठीक है। बट सारा कुछ उसका प्राइमरी मोटिव रहेगा कि मुझे लोग अप्रिशिएट करें, मुझे सोसाइटी में अप्रिसिएशन मिले, तो इसीलिए वो खुद के स्टेटस को बहुत ही ज़्यादा हाई करना चाहेगा। नाउ तो बेसिकली इस कन्फ्यूजन को हम कैसे खत्म करें कि आप हो कौन। पहली बात तो आप लगना से और सन से अपना पर्सनैलिटी देख लो। सेकेंड ऑफ ऑल आप 10th लॉर्ड फ्रॉम द मून का प्लेसमेंट देख लो, 10th फ्रॉम द मून में कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं, या फिर ये देख लो, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि आपका कारनेशा क्या है। बाद में आप ये सारी चीज़ देखने के बाद आप D9 में 10th हाउस और D10 चार्ट देख सकते हो आपके करियर के लिए, तो आपको पता चल जाएगा मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। पर उसके बाद एक ये भी चीज़ रहता है कि ऐसे इंसान को खुद यही नहीं पता होता है कि मैं एक्चुअली में मेरा कैरेक्टर कैसा है, क्या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ। तो ये भी एक्सपेरिमेंट चलते रहता है, तो वो सब भी हम जो चार्ट देखने के टाइम पे मैं जैसे इजीली बता देता हूँ कि दिस इज़ यू। और राहु फर्स्ट हाउस वाले इंसान को हमेशा ऐसा कन्फ्यूजन रहता है। जनरली ऐसा कहा गया है कि दैट राहु फर्स्ट हाउस वाले जो इंसान है उसका जो सोल है वो नया सोल है, सो दैट सोल इज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट हु आई एम इंटरनली। Generally, if your Atma Karak is a benefic planet and you have Rahu in the Lagna, it's a very new soul, very very new soul. ज़्यादा कर्मा संचित कर्मा आपका हैवी नहीं, very very new soul. Now you have to understand one thing that राहु एक slow planet है लेकिन sudden, it is the Karaka for suddenness. Suddenly वो चीज़ करता है। तो राहु जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो आप डिसीजन लेने में बहुत लेट करोगे और आपको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन होगा जब आप डिसीजन लेने बैठोगे। 3-4 ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे और आपको लगेगा अरे मैं किसको चूज करूं, मैं तो पागल हो रहा हूँ। तो बेसिकली और सडनली स्लोनेस का काटा क्या, सडननेस का काटा क्या, फिर आपने 6 महीने तक सोचा ओ माय गॉड आई कांट फाइंड आउट व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। सो देन सडनली आपने एक ऐसा डिसीजन लिया और इट विल बी ऑल ऑफ अ सडन एंड नोबडी सपोर्टिंग योर डिसीजन, बिकॉज लग्नेश का प्लेसमेंट और लग्ना में जो प्लैनेट रहता है वो प्लैनेट ये दर्शाता है कि आपके डिसीजन लेने के बाद लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर उसको डिनाई कर रहे हैं, उसको लाइक ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ये भाई ये तू क्या करने जा रहा है। सो बेसिकली राहु जब लगन पे हो तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग इज स्लो बट सडन और बहुत ही स्लो डिसीजन मेकर, इसलिए ये लोग प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं और ज़िंदगी में एक लंबे समय तक ये लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मुझे करना क्या है, हु एम आई। सो अ गुड एस्ट्रोलॉजर कैन हेल्प देम फाइंड आउट हु दे एक्चुअली आर। नाउ फर्स्ट हाउस नॉलेज का भी है क्योंकि जुपिटर इज द जॉइंट लग्ना कारका। सो बिकॉज जुपिटर इज जॉइंट लग्ना कारका तो ऐसा राहु तरह तरीके की सब्जेक्ट्स को ट्राई करेगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये वो, और सीखने का कोशिश करेगा। तो लर्निंग का जो भूख है वो अंदर में रहेगा, बट उसका एक हमेशा ऐसा ही रहेगा दैट आई वांट अ मिलियनियर लाइफ।
ठीक है, आई वांट अ मिलियनेयर लाइफ, आई वांट अ बिग लाइफ दैट पीपल शुड appreciate. Definitely you can have other combinations that is basically can make you very very spiritual, but to begin with you are someone who likes to show off. Okay, now show off के चक्कर में आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो कि आपको लोन्स या फिर डेट्स में फंसा सकते हैं, आपको खराब रिलेशनशिप की तरफ लेके जा सकते हैं, आप स्टेरॉइड यूज कर सकते हो अपने बॉडी को अच्छा बनाने के लिए. सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कम्स विद राहु इन द फर्स्ट हाउस. तो राहु अगर फर्स्ट हाउस में कोई ग्रहण करके बैठा है, राहु सन, राहु मून, तो आप झूठ भी थोड़ा सा बोलोगे, आप मेटेरियलिस्टिक बनोगे. ठीक है, अगर राहु शुक्र के राशि में है, बुध के राशि में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक भी बनाएगा. सूर्य के राशि में अगर लियो में है, राहु इज राइजिंग, देन व्हाट विल हैपन, इट विल मेक यू मोर इगोइस्टिक देन यू शुड बी. नाउ राहु का दो दृष्टि होता है, एक है फिफ्थ एस्पेक्ट, एक है नाइन्थ एस्पेक्ट. तो राहु का जो फिफ्थ एस्पेक्ट है ना, तो वो एक्चुअली में आपके पास्ट लाइफ का जो पूर्व पुण्य है, राइट, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ पूर्व पुण्य. तो ऑल द फिफ्थ हाउस एस्पेक्ट, फिफ्थ एस्पेक्ट्स जो कि अपने घर से 5 घर दूर देखते हैं, तो वो पूर्व पुण्य से रिलेटेड है. तो क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट आपको ब्लेसिंग्स देता है कि आपने पास्ट लाइफ में जो किया था उसके अनुसार आपको ब्लेसिंग्स मिलता है जुपिटर के फिफ्थ एस्पेक्ट से. तो राहु के फिफ्थ एस्पेक्ट से क्या मिलेगा, राहु के फिफ्थ एस्पेक्ट से आपको ये मिलेगा कि पास्ट लाइफ में ये चीज़ों में आपने ध्यान नहीं दिया था, तो इस लाइफ में देना है. ठीक है, और पास्ट लाइफ में जो भी लक मिला था उस लक को थोड़ा सा रोक देगा, उस लक को थोड़ा सा रोक देगा और बोलेगा नहीं, खुद फाइंड आउट करो इस जन्म में, पास्ट लाइफ से कुछ मिलने वाला है नहीं. सो दैट इज वाई राहुस फिफ्थ दृष्टि. जुपिटर का जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो आपको ब्लेसिंग करता है, आपके फ्यूचर में सहायता करता है. राहु का जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो आपके फ्यूचर को उल्टा खराब कर सकता है. वो बोल सकता है कि नहीं, पास्ट लाइफ से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, भाग्य साथ नहीं देने वाला इस जगह पे जहाँ पे मैं नाइन्थ दृष्टि दे रहा हूँ, वहाँ पे खुद मेहनत करके करो. तो इसीलिए जब आप खुद मेहनत करते हो, राहु जहाँ पे दृष्टि देता है, तब वहाँ पे आप एक्चुअली में जुपिटर के दृष्टि से कभी कभी ज़्यादा बेनिफिट कर पाते हो. हाँ, आपका भाग्य फेवर नहीं करेगा, लेकिन आपको ज़िंदगी में 2-3 बार हारने के बाद एक्सपीरियंस मिलेगा. उस एक्सपीरियंस से आप बहुत बढ़िया कर सकते हो. ठीक है, उस एक्सपीरियंस से आप बहुत बढ़िया कर सकते हो. तो दैट इज़ वन ब्यूटीफुल थिंग अबाउट राहु. जैसे कि राहु का अगर दृष्टि आ गया 6th हाउस में, 6th हाउस इज द हाउस ऑफ चैरिटी, तो जुपिटर का दृष्टि आ गया 6th हाउस में, तो आपने पूर्व जन्म में आपने हेल्प किया था किसी को, तो उस हेल्प आपने किया था, 6th हाउस इज द हाउस ऑफ चैरिटी, तो किसी को आपने चैरिटी दिया था, तो चैरिटी देने की वजह से आपको कुछ बेनिफिट इस जन्म में मिला. पर अगर राहु ने 6th हाउस को दृष्टि दे दिया तो फिर क्या होगा कि आपने चैरिटी शायद दिया होगा, लेकिन राहु बोलेगा नहीं 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 नहीं, इस जन्म में देना पड़ेगा, तब जाके लक फेवर करेगा, तो आप इस जन्म में चैरिटी करोगे. सो यू सी, इट इज नॉट टोटली बैड व्हेन यू ट्रूली अंडरस्टैंड दृष्टि ऑफ राहु. सो अगर राहु का फिफ्थ एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस में आ गया, तो बेसिकली आपने अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से नहीं रखा था. ठीक है, और आपके बच्चे होने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है. इफ यू आर अ मेल, देन व्हाट दिस राहु विल टेल यू, ओके, put your efforts for the baby, to get the baby, then to raise the baby, and then you can reap the benefits, because that is the karma that you have to do in this life because you ignored it in the past life. राहु का 9th जो दृष्टि है वो आ जाएगा 9th हाउस ऑफ हायर एजुकेशन में, हायर लर्निंग में. तो आपने शायद हायर एजुकेशन में वगैरह बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था, तो इस जन्म में आपको सीखना पड़ेगा, आपको खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके, अपने प्रोफेसर्स को मना के, असाइनमेंट्स दे के बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका हायर एजुकेशन सक्सेसफुल होगा. बट यू सी, जुपिटर जैसे 9th हाउस में जुपिटर का एस्पेक्ट आपको अच्छा प्रोफेसर दे सकता है, आपको अच्छा हायर एजुकेशन ऑटोमेटिकली मिल सकता है, आपको अच्छे कॉलेजेस ऐसी आसानी से मिल जाएंगे, अच्छे बॉसेस मिल जाएंगे. बट राहु का 9th एस्पेक्ट अगर 9th हाउस में आ गया तो ये सब चीज़ें आपको फ्री में नहीं मिलेंगी, ऊपर से वो वहाँ पे आपको टॉर्चर करवाएगा, पर आपको सिखाएगा, और सीखने के बाद आप खुद इतना ज़्यादा एबल बन जाओगे, इतना ज़्यादा केपेबल बन जाओगे कि आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं. सो दैट इज़ द कर्मा ऑफ राहु इन द फर्स्ट हाउस. तो अभी हम बात करेंगे राहु इन द सेकेंड हाउस के बारे में. तो सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस है हमारा फैमिली, हमारा जो बर्थ फैमिली होता है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम होता है, ये सारा चीज़ जो है हम सेकेंड हाउस से देखते हैं. तो अगर आप देखोगे कि सेकेंड हाउस का कारक क्या है, सेकेंड हाउस के 2 कारक है. एक है प्राइमरी कारक का, जिसे है जो है कि जुपिटर, जो आपको आपके फैमिली वैल्यूज़ देगा, आपके मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स को दर्शाएगा, और ये आपको आपके फैमिली से जोड़ के रखता है, जुपिटर जो सेकेंड हाउस का कारक है. और जो मरकरी है वो है हमारे चार्ट का कुबेर, वो पैसे का कारक है. अभी देखिए, राहु को तो अभी फैमिली का प्यार चाहिए, ठीक है, लेकिन राहु को उतने आसानी से मिलता नहीं. तो इसीलिए ऐसे लोगों के लाइफ में
जो बर्थ फैमिली है उनका, वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है ना। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ बहुत ही डार्क सीक्रेट्स हो, ठीक है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, सिर्फ आपको पता है, और आप वो चीज़ दूसरों को बताने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं हो। सो दैट काइंड ऑफ karma यू हैव विथ राहु इन द सेकेंड हाउस। तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो थोड़े से प्रिटेंशियस लोग रहेंगे, कि वो शायद आपके साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐसा सोसाइटी को दिखाओगे, या फिर वो भी ऐसा सोसाइटी को दिखाएंगे कि नहीं हम तो इससे प्यार करते हैं, बट इंटरनली वो आपसे जेलस होंगे, क्योंकि राहु तो जेलसी का भी कारक है। नाउ जुपिटर का काम है सेकेंड हाउस का कारक बन के कि आपको आपके फैमिली से जोड़ के रखे, और राहु आपको फैमिली से सेपरेट करा सकता है। सो राहु कैन एक्चुअली मेक योर रिलेशनशिप्स वर्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम विथ राहु इन द सेकेंड हाउस। नाउ सेकेंड हाउस हमारे वाणी का भी होता है, हमारे स्पीच का भी होता है। तो ऐसे इंसान ऐसे दिखाएंगे कि हम तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, हम तो बहुत ही अच्छा सोचते हैं, लेकिन इंटरनली भी आपको गुस्सा आएगा। और अगर आपका सेकेंड लॉर्ड और थर्ड हाउस में कोई अच्छे ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा गाली दे सकते हो, ठीक है। पर अगर ये दो प्लैनेट्स अच्छे, तो आपकी वाणी बहुत ही सही होगी, बहुत ही अच्छा होगा, और आप खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। सेकेंड हाउस हमारे फूड इंटेक का होता है। तो बेसिकली अगर ऐसे इंसानों का जिनका राहु सेकेंड हाउस में है, तो वो लोग अगर ऐसे फैमिली में उन्होंने जन्म लिया जहाँ पे वेजिटेरियन ही खाना बनता है, तो फिर भी वो बाहर जाके थोड़ा सा एग वगैरह ट्राई करेंगे और खुद को एक नया टर्म देंगे, वी आर एगिटेरियंस बट वी आर स्टिल वेजिटेरियंस, बट दैट डजंट वर्क, इट डज नॉट रियली वर्क, राइट, बिकॉज सो राहु यहाँ पे अपने फैमिली वैल्यूज़ को ब्रेक करने का कोशिश करेगा, अपने ट्रेडिशन को ब्रेक करने का कोशिश करेगा, और इनके फैमिली ने बचपन से इनको जो सिखाया है उसको भी थोड़ा सा ब्रेक करने का, अटैक करने का कोशिश करेगा, ठीक है। फैमिली से रिलेशन थोड़ा सा खराब कराएगा, लेकिन ये राहु आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा दे सकता है। नाउ वी नो दैट सेकेंड और 8th हाउस में अगर मेलेफिक ग्रह बैठे हैं, तो ये कुछ दारिद्र्य योग का योग बनाता है, बट ये सिर्फ जिंदगी के इनिशियल पार्ट्स में ही होंगे, उसके बाद आप अपने मेहनत से पैसे कमाओगे। राहु अर्थ भाव में है, सेकेंड हाउस में है, तो ये राहु आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है। राहु का इच्छा यहाँ पे रहेगा कि मैं अचानक से अमीर बनूँ, तो राहु ऐसे स्कीम्स ढूंढता रहेगा जहाँ से आप अचानक से ओवरनाइट आप अमीर बन पाओ, और इसके लिए प्लानिंग रहेगा, काफ़ी सालों का प्लानिंग रहेगा। और आप जब बनोगे अमीर ओवरनाइट आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, देन पीपल विल थिंक ओ ये तो लकी है, इसको तो अचानक से पैसा मिल गया, लेकिन नहीं, उसके लिए कोई आपका हार्ड वर्क वगैरह नहीं देखेगा। लोग सिर्फ सोचेंगे ये तो ओवरनाइट अमीर बन गया, बट दैट इज़ नॉट ट्रू ऑल द टाइम, राइट, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क टू अर्न एनी काइंड ऑफ मनी। बट वही है कि जब आप बनोगे अमीर, तो फिर वो ओवरनाइट ही बनोगे, सडन ही बनोगे, पर काफ़ी टाइम तक ये आपको मनी रिलेटेड स्ट्रगल दे सकता है। अगर राहु अपने ही राशि में, एक्वेरियस में या फिर कन्या राशि में बैठा हो, तो फिर ये बहुत ही बढ़िया राहु है। फैमिली के साथ आपके रिलेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करेगा, लेकिन फिर भी अच्छा करेगा भविष्य में, इन द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ और लेटर पार्ट्स ऑफ लाइफ। बट ये मनी रिलेटेड रिस्क आपको लेने के लिए मजबूर कर सकता है, लोन्स लेने के लिए मजबूर कर सकता है, कुछ बड़ा बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो वो जो चीज़ है वो नेगेटिव बन सकता है, दैट कैन बी लिटिल बिट नेगेटिव, बिकॉज सडनली यू टेक अ बिग लोन एंड देन यू आर इन लॉट्स ऑफ डेट्स, विच इज़ नॉट डिजायरेबल एट ऑल इन आवर लाइफ, है ना। तो राहु सेकेंड हाउस में अपने फैमिली ट्रेडिशंस को ब्रेक करेगा। थोड़ा सा झूठ का सहारा ऐसा इंसान लेगा, थोड़ा बहुत झूठ का सहारा ऐसा इंसान ज़रूर लेगा अपने खुद के फैमिली के बारे में बताने के लिए, खुद के बारे में बताने के लिए। राहु फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस, पूरा झूठ नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा झूठ का एलिमेंट रहेगा, बट बोलेगा सच ही। जैसे कि हम अपने जैसे सीवीज को रेडी करते हैं, अपने रेज्यूम्स को रेडी करते हैं कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पर लिखते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट में काम किया है, और जितना नहीं किया उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखा के हम लिखते हैं। सो दैट काइंड ऑफ ट्रिक राहु विल प्ले। पर इसमें राहु का कोई दोष नहीं है, क्योंकि लेट्स से दैट फेक इट टिल यू मेक इट। तो राहु इसमें विश्वास रखता है कि फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक आपको एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा फेक करूँगा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर्स है ना, जो लिख के रखते हैं कि 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड 1 lakh चार्ट्स, तो आप सोचिए कि 1 लाख चार्ट्स को कोई 5 years में कैसे देख सकता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट
एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि वो टाइम कहाँ पे मिलेगा। तो एक एक चार्ट को क्या 1 सेकंड का टाइम दिया था, सो दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। सो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि ये इंसान कितना सच बोल रहा है कि कितना झूठ बोल रहा है। बट ये राहु आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है। राहु सेकंड हाउस में पैसे के घर में बैठा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा करेज और विल पावर और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर देगा कुछ अनऑर्थोडॉक्स तरीके से पैसे कमाने के लिए। सेकंड हाउस इनकम का भी होता है, तो कुछ अनऑर्थोडॉक्स तरीके से पैसे कमाने के लिए कि आप नौकरी कर रहे हो पर आपने कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट भी खोल लिया, वहाँ से आपका पैसा आ गया। तो ऐसी चीज़ें जनरली थर्ड हाउस में ज़्यादा होता है बिजनेस का, बट राहु सेकंड हाउस में भी 100% कोशिश करेगा आपको जल्दी जल्दी अमीर बनाने का। शायद आपने कोई बुक लिखा और वो बुक रातों रात वायरल हो गया एंड इट बिकम्स द टॉप सेलर, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि आपको उसका रॉयल्टी मिलता रहा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत पैसे देके इमीडिएट एन्युटी खरीद लिया और उससे आपको एक मंथली इनकम मिल रहा है। सो राहु ऐसे थोड़ा सा बैठ के एंजॉय करके पैसा कमाना चाहता है। सेकंड हाउस में आपको कर भी पाता है अगर राहु का कंजंक्शन सही है, अगर राहु का जो डिस्पोजिटर है वो अच्छे घर में बैठा है, 5th हाउस सेकंड हाउस में इटसेल्फ, 1st हाउस में, 11th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में बैठा है, तो एक्चुअली में ये राहु आपको रातों रात अमीर बना सकते हैं, बट डेफिनेटली उसके लिए लंबे समय का प्लानिंग ज़रूर रहेगा। नाउ राहु के उल्टे तरफ है केतु। सो केतु 8th हाउस में है, तो आपको इनहेरिटेंस के मामले में थोड़ा सा अनलकी बनाएगा, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स ही अगर प्रिटेंशियस है, आपके पूरी तरीके से सपोर्ट में नहीं है, तो फिर आपको इनहेरिटेंस उतने आसानी से कैसे मिलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग एज वेल। नाउ राहु का जो पंचम दृष्टि है, तो वो जुपिटर के 5th दृष्टि का ऑपोजिट होता है। जुपिटर का 5th दृष्टि होता है कि हमने जो भी अच्छा काम किया है पास्ट लाइफ में, उसका रिजल्ट अभी हम इस लाइफ में बोएंगे। बट राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो है कि नहीं, इसी जन्म में तुम काम करोगे और इसी जन्म में काम करके अपने मेहनत से तुम उस घर का लाभ उठाओगे। तो राहु का 5th एस्पेक्ट यहाँ पे 6th हाउस ऑफ वर्क, रोग वगैरह में आ गया। तो पहली बात तो आपको चैरिटी करना पड़ेगा, तभी जाके आप पुण्य कमाओगे और उस पुण्य की वजह से आपको ज़िंदगी में बाद में आपको फेवर्स मिलेंगे। राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस में आएगा। तो 9th एस्पेक्ट जुपिटर का क्या होता है, वो हमारा भाग्य दर्शाता है कि हमारा भाग्य उस सेक्टर में फेवर करता है। पर जब आपका राहु 10th हाउस में एस्पेक्ट करेगा सेकंड हाउस से, तो करियर में, कर्म के क्षेत्र में आपका लक बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करेगा। आपको अपनी मेहनत से 2-3 फेलियर के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे एक्चुअली में कर्म में क्या करना है, वर्क रिलेटेड क्या चीज़ें मुझे सही करनी है, फिर आपको जाके लाभ मिलेगा। तो ये एक अच्छा लेसन भी होता है, क्योंकि लक विल ऑलवेज रन आउट, योर एक्सपर्टीज विल नॉट। लक विल ऑलवेज रन आउट, योर एक्सपर्टीज विल नॉट, रिमेंबर दैट। सो हार्ड वर्क और फ्यू फेलियर्स इज नेवर बैड, बट येस, कोई भी चीज़ खराब होता है एक सीरीज ऑफ बैड इवेंट से। हमारा हेल्थ, हमारा रिलेशनशिप, हमारा पैसा, हमारा करियर, अगर आपने एक के बाद एक खराब डिसीजन लिया, एक के बाद एक खराब डिसीजन अगर आप लेते गए, तो फिर आपका वो पर्टिकुलर चीज़ बर्बाद हो जाता है। तो राहु जब सेकंड हाउस में है, तो वो पैसे को रिलेटेड, करियर को रिलेटेड, हेल्थ को रिलेटेड अच्छे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे ज़िंदगी में, अदरवाइज यू विल बी इन बिग ट्रबल। नाउ 6th हाउस में राहु का जो दृष्टि है वो आपके रोगों को आइडेंटिफाई जल्दी से करने नहीं देगा। तो बेसिकली 2-3 डॉक्टर्स के पास आपको घूमना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। दे विल गिव यू मेडिकल टेस्ट्स जो नॉर्मल आएंगे, पर फिर भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है। सो फाइनली अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जिसका धर्म, जिसका रिलीजियन आपके रिलीजियन से अलग है, जैसे अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम डॉक्टर के पास चले गए, तो वो मुस्लिम डॉक्टर आपको कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट देंगे जो कि आपका प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस करेगा कि आपको एक्चुअली में हुआ क्या है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। राहु अब सेकंड हाउस से 6th हाउस को देखेगा, 10th हाउस को देखेगा, सारा ये अर्थाभाव है, जिससे हम पैसे कमाते हैं, काम करते हैं। तो आपके वर्क में एक फॉरेन एलिमेंट रहेगा। आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में काम कर सकते हो, या फिर आप एक बिजनेसमैन भी बन सकते हो जिसके मैक्सिमम क्लाइंट्स फॉरेनर्स हैं और जो थोड़ा सा फॉरेन से ज़्यादा पैसे कमाता है। सो ये है राहु सेकंड हाउस का कर्म। नाउ विल कम टू द राहु इन द थर्ड हाउस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट राहु इन द थर्ड हाउस, ये राहु वन ऑफ द बेस्ट राहु माना गया है, क्योंकि थर्ड हाउस होता है हमारे करेज का, विल पावर का, पराक्रम का, हमारे इनिशिएटिव्स का। ना राहु यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा करेज दे देगा। राहु यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा करेज दे देगा कि आप सोच नहीं सकते। आप रिस्क टेकर बनोगे और आप मतलब सोशल मीडिया, अपने कम्युनिकेशन पे, थर्ड हाउस होता है सोशल मीडिया का, तो आप सोशल मीडिया पे स्टार बन सकते हो। कम्युनिकेशन का, तो आपका कम्युनिकेशन इतना लाजवाब रहेगा कि लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और आपसे चीज़ें खरीद लेंगे। सो यू कैन बिकम एन एक्सीलेंट
बिजनेस पर्सन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो थर्ड हाउस हमारे इनिशियल डिज़ायर्स और इनिशिएटिव्स का होता है। तो आपके डिज़ायर्स बड़े ही राहु वाले होंगे, मुझे वही महंगे कार्स चाहिए, महंगे घड़ी चाहिए, महंगी चीज़ें चाहिए। तो इतना ज़्यादा आपका डिज़ायर रहेगा महंगी चीज़ों को लेके कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे ज़िंदगी में अच्छे पैसे कमाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। थर्ड हाउस सोशल मीडिया फेम को भी दर्शाता है, तो आपको सोशल मीडिया फेम भी आपको मिलेगा। आप एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत अच्छे होंगे, एडवर्टाइजमेंट्स चलाने में, कम्युनिकेशन में, मार्केटिंग में, पब्लिक रिलेशंस में आप बहुत ही बढ़िया एंकर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, न्यूज़ मीडिया पर्सन बन सकते हो। राहु इन द थर्ड हाउस है। राहु इन द थर्ड हाउस कैन मेक यू द मास्टर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और आप एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन बन सकते हो जिसका बिजनेस एक्यूमेन इतना अच्छा होगा कि आप सोच नहीं सकते। नाउ राहु का यहाँ पे काम त्रिकोण में आ गया राहु, तो ये काम त्रिकोण को कनेक्ट करेगा, थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस, 11th हाउस। तो आप एक डिज़ायर ओरिएंटेड पर्सन बन सकते हो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन नहीं रहा तो। नाउ राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो 7th हाउस में आएगा। नाउ जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट 7th हाउस में आता है, तो इंसान को अपने पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे फलों के लिए एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है, या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज शादी के लिए उसके पास आने लगती है। लेकिन राहु जब 7th हाउस में एस्पेक्ट देगा, तो राहु चाहेगा कि मैं खुद से ही अपना लक यूज़ ना करके अपना टैलेंट, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना फ्लर्टिंग स्किल्स, थर्ड हाउस जो है वो फ्लर्टिंग का भी होता है, तो अपने फ्लर्टिंग स्किल्स को मैं इन्हेंस करके ही मैं एक पार्टनर ढूंढ लूँ। और ये सोसाइटी के ट्रेडिशन को ब्रेक करेगा, यानी कि 7th हाउस का जो ट्रेडिशन है उसको ब्रेक करेगा, जनरल मैरिज का, और वो लिव इन रिलेशनशिप को प्रोपेगेट करेगा। तो ऐसे इंसानों का जिनका राहु नवांशा में 3rd हाउस में है या फिर D1 में 3rd हाउस में, उनका लिव इन रिलेशनशिप बनता है, शादी से पहले ही बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ एक रिलेशनशिप बनता है। नाउ राहु का जो 9th एस्पेक्ट है, तो वो आपको लक उतना ज़्यादा फेवर नहीं करता आपका। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपको लक देता है, राहु का 9th एस्पेक्ट आपसे लक छीनता है, आपको लेसन्स देता है, और उस लेसन्स को आप यूज़ करके आप बहुत ही अमीर बनते हो, बड़े बनते हो, आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो, स्मार्ट बनते हो, ठीक है। तो राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो 11th हाउस ऑफ इनकम एंड नेटवर्क सर्कल में बनेगा। तो आपको ऐसे कोई नेटवर्क या फिर ऐसा कोई पार्टनर मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर, जो कि थोड़ा सा धोखा दे सकता है आपको। तो वहाँ से आपको एक सीख मिली। आपको ऐसे दोस्त बन सकते हैं जो कि आपसे झूठे वादे करेंगे, झूठा दिलासा देंगे आपको, तो यहाँ से भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और भविष्य में ये लेसन सीख के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे और आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत ही अच्छे पार्टनर्स आपको मिलेंगे आपके प्रोफेशन के लिए, आपके करियर के लिए। तो ऐसे आप ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। 3rd हाउस का कारक कौन है? 3rd हाउस का कारक है मंगल। तो मंगल है हमारे पराक्रम का, क्योंकि 3rd हाउस को पराक्रम भाव भी कहा गया है। तो राहु यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी बना देता है, वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी बना देता है। आप में मेहनत करने का जज्बा रहता है, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती बनते हो। तो इसीलिए इस राहु को वन ऑफ द बेस्ट राहु कहा गया है। अगर आपके महादशा लग्न लॉर्ड से राहु 3rd में बैठा हो, या फिर आपके लगन से 3rd में बैठा हो, वर्णारा लग्न से 3rd में बैठा हो, होरा लग्न से 3rd में बैठा हो, इंदु लग्न से 3rd में बैठा हो, तो बेसिकली ये आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। अगर आपके D10 चार्ट में 3rd में बैठा हो तो भी आपका कम्युनिकेशन सॉलिड करेगा, आपको बिजनेस में हेल्प करेगा। अगर आपके 10th लॉर्ड फ्रॉम द मून से राहु का कनेक्शन है, राहु 3rd हाउस में बैठ गए, तो भी आप बिजनेसमैन, इंडिपेंडेंट बिजनेस आपका रह सकता है। तो यह है राहु इन द 3rd हाउस का कर्म, जो कि बहुत ही बढ़िया राहु है, वन ऑफ द बेस्ट राहु कहा गया है राहु इन द 3rd हाउस को। लेकिन उल्टे तरफ केतु 9th हाउस में रहता है, तो बेसिकली भाग्य में कमी लाता है, और भाग्य में कमी की वजह से आप जिंदगी में कुछ ऐसा करते हो जो कि आपके बैड लक को आउटशाइन कर देता है। तो बेसिकली लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा इसको तो देखो, इसका तो नॉर्मल तरीके से भाग्य फेवर नहीं किया, पर इसने ऐसा कुछ करके दिखाया जो कि बहुत ही शानदार है। तो ये वाला एलिमेंट दे देता है राहु इन द 3rd हाउस। नाउ हम बात करेंगे अभी राहु इन द 4th हाउस के बारे में। देखिए 4th हाउस का कारक कौन है? शुक्र है और चंद्र है। शुक्र है लग्जरीज का, हमारे कंफर्ट और कन्वीनियंसेस का, और चंद्र है हमारे इमोशनल हैप्पीनेस का। तो यहाँ पे राहु मेनली जो प्राइमरी कारक है 4th हाउस का वो है चंद्र। तो यहाँ पे राहु तो आ गया चंद्र के घर पे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके इमोशनल नीड्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा, और आपको खुद ही नहीं पता होगा कि मैं इमोशनली हैप्पी कैसे होता हूँ, ठीक है, आपको यही नहीं पता होगा। तो 10th हाउस होता है हमारे मटेरियल डिजायर्स का, हमारे स्टेटस का, और 4th हाउस होता है हमारे हार्ट का। तो बहुत ज्योतिषी कहते हैं कि राहु अगर 4th हाउस में बैठा है तो ऐसा इंसान बहुत ही अच्छा दिल वाला नहीं होता, तो उसके मन में खराब चीज़ें रहती है। बट दिस इज ऑलवेज नॉट ट्रू। द राहु कैन बी वेरी गुड, राहु कैन बी 4th लॉर्ड इन द 4th हाउस विद द योगा कारक, देन यू कैन बी अ वेरी नाइस पर्सन, नॉट बैड इन इट। बट बेसिकली राहु इन द 4th हाउस में ऐसा कहा गया कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सच्चा इंसान नहीं होता ना। राहु इन द 4th हाउस में आपको 4th हाउस है हमारे प्रॉपर्टी का, लैंड का। तो राहु को बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, पर राहु थोड़ा सा
सोसाइटी का तो एंटी है ना, क्योंकि मून का तो एंटी है राहु, तो मून है सोसाइटी, तो सोसाइटी से दूर जाके कंट्री साइड में, विलेज साइड में, कहीं दूर दराज जगह पे अब जाके अपना बड़ा बंगलो टाइप का घर बनाना चाहता है, और वो बना भी सकता है राहु। और राहु ये चीज़ करने के लिए आपको केपेबल बनाएगा आफ्टर योर 36। तो 36 के बाद, क्योंकि 36 के बाद सैटर्न मैच्योर होता है, सैटर्न है कंस्ट्रक्शन का कारक, तो बेसिकली 36 के बाद ये राहु आपको केपेबल बनाएगा बड़ा घर लेने के लिए। और 42 के बाद तो बिल्कुल ही राहु का मैच्योर हो जाता है। राहु 42 से 48 तक राहु का ही टाइम चलता है, उसके बाद केतु का टाइम शुरू होता है। तो 42 से 48 तक आप जिंदगी में बहुत सारा मटेरियल प्लेजर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो ना। राहु 4th हाउस में उतना अच्छा तो होता नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली 4th हाउस से हम जो फैमिली को क्रिएट करते हैं वो फैमिली और हमारा बचपन। तो आपका बचपन थोड़ा सा अनयूजुअल तरीके से बीत सकता है कि 4th हाउस है हमारा प्राइमरी एजुकेशन का, तो शायद आप प्राइमरी एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बट शायद आप 5th हाउस और 9th हाउस बहुत अच्छा है तो आप हायर एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। राहु 4th हाउस में आपके मम्मी पापा आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एजुकेशन देना चाहेंगे कि नहीं, ये तो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, तुम थोड़ा सा ये वाला ट्राई करो, ये बाकी बच्चे जो सीख रहे हैं उससे ये चीज़ बेटर है। तो ऐसे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन जो है, जो बोलपुर में है शांति निकेतन, जो कि उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाया था, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे जो है अभी तक, आज तक वो क्लासरूम में बैठ के नहीं पढ़ते, वो पेड़ के नीचे बैठ के बाहर क्लास होता है खुले आसमान के नीचे। सो दैट काइंड ऑफ एजुकेशन इज एक्चुअली राहु इन द 4th, जहाँ पे आप कुछ अलग कुछ ट्राई कर रहे हो, यू आर ट्राइंग समथिंग एल्स फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि राहु हमेशा सोसाइटी से अलग जाके कुछ करना चाहता है। तो अगर जैसे कि बैक इन माई कॉलेज डेज कोई भी यूट्यूब से नहीं पढ़ता था, मैं यूट्यूब से पढ़ता था। सो दैट इज अ राहु 4th हाउस एलिमेंट, इवन तो आई हैव राहु इन द 10th हाउस, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट ओके, मतलब राहु अगर 4th हाउस में रहे तो आप डिफरेंट तरीके के एजुकेशन को भी ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से सीखना भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कोई ऐसा इंसान है जो कि एक बार एक चीज़ को पढ़ लेता है, उसके बाद उसको लिख लेता है मेमोराइज करने के लिए, ताकि उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट है ये राहु डालता है 4th हाउस में। पर इनिशियल प्राइमरी एजुकेशन में उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, बट बाद में भविष्य में बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ जुपिटर का 5th एस्पेक्ट से हमने पूर्व जन्म में जो पुण्य किया था, पूर्व पुण्य का एस्पेक्ट है जुपिटर का 5th एस्पेक्ट, तो उधर से हमें उन्नति मिलता है, उधर से हमें लक मिलता है। पर राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो पूर्व जन्म का जो गुड कर्मास है उसको ब्लॉक करता है, या फिर वो राहु ऐसा कहता है कि नहीं, पूर्व जन्म में तो आपने इस एरिया पे फोकस नहीं किया था, तो इस जन्म में उसको फोकस करना पड़ेगा, वहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको लाभ मिलेगा। तो राहु का पंचम दृष्टि आ गया 8th हाउस में, तो यहाँ पे राहु क्या करेगा कि आपको ना चाहते हुए भी आपके ससुराल के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ससुराल के लिए आपको आपके इन लॉज को आपको हेल्प करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल रीप द बेनिफिट्स, देन यू कैन गेट द इनहेरिटेंस फ्रॉम देम, बट अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड इनहेरिटेंस फ्रॉम देम। लाइक अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे 8th हाउस में अपने इन लॉज के घर में, तो लोग बोलेंगे कि अरे इसने तो हमारी मदद नहीं की, तो व्हाई शुड वी गिव हिम द इनहेरिटेंस, राइट। सो ऐसा होता है। नाउ 8th हाउस इज ऑल्सो आवर ऑकल्ट एंड हाउस ऑफ आवर सेक्सुअलिटी, तो आपको आपके सेक्सुअल हेल्थ को भी सही रखना पड़ेगा, उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। बट ये सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट यू जस्ट हैव टू परफॉर्म बेटर। नाउ राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में आ गया ना। 12th हाउस क्या है? फॉरेन ट्रेवल्स का, ठीक है, हमारे लग्जूरियस एक्सपेंसेस का और हमारे हीलिंग का, क्योंकि 6th हाउस है रोग, 7th फ्रॉम इट इज मारका फॉर द रोग विच इज द 6th हाउस। सो 12th हाउस हम हीलिंग देखते हैं। तो ऐसे इंसान को कई बार खराब डॉक्टर मिलेंगे, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, ड्रग एलर्जीज हो जाएंगी। तो यही कर्मा है राहु का कि आपको बार बार मेडिसिन चेंज करना पड़ेगा, डॉक्टर्स चेंज करने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स चेंज करने पड़ेंगे, तभी जाके आप समझोगे अच्छा ये मेरे लिए अच्छा एक हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल मेरे लिए ख़राब है, ठीक है। तो वैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स पे आप जाते हो तो आपको अननेसरी मेडिकल टेस्ट दिया जाता है पैसे हड़पने के लिए, और फिर वो आपको पूरा ही लूट लेते हैं और फिर निकलता है कि आपका तो सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। पर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में गए जहाँ पे डॉक्टर्स को बोला जाता है नहीं आप एथिकली पेशेंट्स को ट्रीट कीजिए, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपके साथ ऐसा होगा कि डॉक्टर ही बोलेंगे कि नहीं आपके लिए ये टेस्ट आपने किस डॉक्टर ने लिख के दिया, आप अच्छे डॉक्टर के पास आप ये 4 टेस्ट उन्होंने दिया था, मैं एक ही टेस्ट दूंगा और उस एक ही टेस्ट से निकल के आएगा कि आपका रोग है या नहीं। तो दैट काइंड ऑफ लेसन्स यू विल लर्न विद राहु's एस्पेक्ट इन द 12th हाउस फ्रॉम द 4th हाउस। सो दैट वाज बेसिकली राहु इन द 4th हाउस। नाउ
10th हाउस होता है हमारा स्टेटस का, तो स्टेटस के घर में केतु आ गया तो बाहर से तो ऐसा लोगों को लगेगा कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है और इसके मटेरियल डिज़ायर्स उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन 4th हाउस है हमारे हार्ट का, तो वहाँ पे अगर राहु बैठ गया तो आप अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होंगे। तो आपको एक अच्छी बाइक, अच्छा नया आईफोन, अच्छे ज्वेलरी, अच्छी घड़ियाँ और सारे मटेरियल चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सो इंटरनली, बट एक्सटर्नली आप एक स्पिरिचुअल आउटलुक रखेंगे। सो दैट काइंड ऑफ कर्मा यू कैन हैव विथ राहु इन द 4th हाउस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राहु इन द 5th हाउस। तो 5th हाउस क्या है? 5th हाउस है हमारे स्पेकुलेटिव गेन्स का, हमारे क्रिएटिविटी का, हमारे बच्चों का। फॉर अ मेल इट इज़ द चाइल्ड, रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, चाइल्ड बर्थ का। एंड 5th हाउस है हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का क्षमता, द फ्यूचर प्रेडिक्शंस, स्टॉक मार्केट, एस्ट्रोलॉजी 5th हाउस से आता है, ठीक है। सो 5th हाउस हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप का और हमारे ड्यूटीज़ हमारे बच्चों के प्रति, और जॉब चेंज का भी हाउस होता है बिकॉज इट इज़ 8th फ्रॉम द 10th हाउस। नाउ दैट इज़ द 5th हाउस। 5th हाउस हमारे मंत्रास का भी हाउस होता है। 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का भी हाउस होता है कि हमने पास्ट लाइफ में जितने भी अच्छे कर्म किए उसके रिजल्ट्स हमें इस जन्म में कैसे मिलेंगे, हम ये 5th हाउस से देखेंगे। तो राहु एक एंटी ग्रह है सन का, और 5th हाउस का जो मेन कारक है वो वैसे तो जुपिटर है जो भी राहु का शत्रु है, और जो नेचुरल जोडियक है कालपुरुष कुंडली वहाँ पे 5th हाउस को रूल करते हैं सन, तो राहु सन का भी एनिमी है। तो ये राहु के लिए अच्छा प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली बात चाइल्ड बर्थ पे आते हैं। तो चाइल्ड बर्थ के लिए राहु का प्लेसमेंट 5th हाउस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके सीमेन में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपका क्षेत्रस्फूता। तो अगर बीजस्फूता, आई मिस्टेकन, बीजस्फूता, तो अगर आपका बीजस्फूता स्ट्रॉन्ग है, इफ़ यू आर अ मैन एंड योर बीजस्फूता इज स्ट्रॉन्ग, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स। D7 चार्ट को भी देखना पड़ेगा, D7 चार्ट के 5th हाउस को भी देखना पड़ेगा। अगर वो भी स्ट्रॉन्ग है तो नो प्रॉब्लम्स। नाउ इंटरेस्टिंगली दैट वीनस इज द सीमेन, सो बेसिकली वीनस का अगर क्वालिटी अच्छा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट फिर भी ऐसे इंसानों को 5th हाउस के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना होगा। जैसे कि एंजेलिना जोली ने बहुत बच्चों को अडॉप्ट लिया था, उनका राहु है 5th हाउस में। सो ये एडॉप्शन का भी कारक है राहु इन द 5th हाउस। नाउ और जो आपके खुद के बच्चे होंगे उनके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, एंड यू विल हैव अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग योर चिल्ड्रन दैट हु दे रियली आर। सो बेसिकली ये भी आपका एक कर्मा है जो आप बहुत जल्दी समझ नहीं पाओगे कि हमारे बच्चे एक्चुअली में है कि हमें किस दिशा में उनको गाइड करनी चाहिए। सो ये एक कर्मा भी राहु 5th हाउस में आ जाता है। नाउ 5th हाउस का जो कारक है मेन जुपिटर हमें बच्चा देता है, और राहु 5th हाउस में चाइल्ड बर्थ में दिक्कतें लाता है ना। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि रूबी सजेस्ट कर देते हैं राहु 5th हाउस में, पोखराज सजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली रूबी सजेस्ट करना, पोखराज सजेस्ट करना एक्चुअली में सही है, लेकिन गोमेद सजेस्ट करना बिल्कुल ही बेकार है। सो बहुत जो एस्ट्रोलॉजर्स है जिनका नॉलेज उतना प्रोफाउंड नहीं है, जो उतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, वो राहु 5th हाउस में सोचते हैं कि अगर हम क्लाइंट को गोमेद सजेस्ट करें, हेजोनाइट सजेस्ट करें, तो ये राहु शांत हो जाएगा। अरे आप राहु को और ज़्यादा पावरफुल बना रहे हो तो वो डिजास्टर कर रहे हो आप अपने क्लाइंट के साथ। तो बेसिकली राहु अगर 5th हाउस में रहे, सो बेसिकली जुपिटर का या फिर सन का जेमस्टोन पहनना चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर लग्ना एंड वेयर जुपिटर एंड सन आर प्लेस्ड। सो दोनों से ही आपका सोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये है राहु इन द 5th हाउस का चाइल्ड बर्थ वाला कर्मा। नाउ आता है जॉब चेंज वाले में। नाउ जॉब चेंज करने के टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि आपको 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और मैं कौन सा अपॉर्चुनिटी लूँ, पता नहीं, यहाँ पे तो पैकेज ज़्यादा मिल रहा है लेकिन वो कंपनी स्टेबल ज़्यादा है, फायर नहीं करता, तो एंड यू विल मेक सम मिस्टेक्स बिकॉज राहु इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स एंड फाइंडिंग आउट the real you, right? So that is the karma of Rahu, that is the adventure of Rahu, to find out what you did not find out in your last life, what you did not focus on in your last life. So that is Rahu in the 5th house. Now राहु इन द 5th हाउस में जॉब चेंज करने के वक्त बहुत ज़्यादा लीगल ट्रबल्स भी ला सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, ऐसे हो सकता है। सो ये लीगली करना ही सही है, अदरवाइज इट कैन गेट यू इनटू बिग लीगल ट्रबल्स, क्योंकि ये नेचुरल जो जोडियक है उसमें सन लॉर्ड करता है 5th हाउस को। तो बेसिकली ये जो राहु 5th हाउस में ये आपको लीगल ट्रबल्स भी दे सकता है, दैट इज ट्रू। नाउ 5th हाउस इज ऑल्सो द कारक, ऑल्सो द हाउस ऑफ मंत्रस। तो आप हिंदू हो लेकिन आप मुस्लिम मंत्रस, लैटिन मंत्रस भी ट्राई करोगे, क्योंकि राहु वहाँ पे 5th हाउस के ट्रेडिशन को ब्रेक करने का कोशिश करेगा, इसलिए बच्चा अडॉप्ट लेने का कोशिश करेगा, नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेगा, इसीलिए वो टाइमिंग के पहले ज्वाइनिंग चाहेगा, इसीलिए वो दूसरे भाषाओं में अपना मंत्र को ट्राई करेगा। सो दैट काइंड ऑफ कर्मा राहु गिव्स इन द 5th हाउस। नाउ पूर्व पुण्य का हाउस है 5th हाउस, और राहु यहाँ पे आप
आपने पास्ट लाइफ में जो अच्छे कर्मा किया था उसको रोकने का कोशिश करेगा. सो दैट इज वन नेगेटिव पॉइंट ऑफ राहु. नाउ राहु का जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो 9th हाउस पे आएगा. नाउ जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट हमें लास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ से हमें बेनिफिट्स देता है. राहु का फिफ्थ एस्पेक्ट उस बेनिफिट को रोकता है. तो राहु का अगर फिफ्थ एस्पेक्ट 9th हाउस में, तो आपके भाग्य में कमी लाएगा, आपके हायर एजुकेशन में दिक्कतें लाएगा, आपके ओवरऑल एजुकेशन में दिक्कतें लाएगा. और राहु 4th हाउस में भी एजुकेशन में दिक्कतें लाता है. राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके फर्स्ट हाउस में आएगा. तो वही है कि आप सेल्फ, हु आर यू एज अ सेल्फ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा. देखिए 5th हाउस है हमारे क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का, कि हम कैसे क्रिएटिवली खुद को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाते हैं. सो बेसिकली राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो अगर फर्स्ट हाउस में आ गया ना, तो आप चाहोगे खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना, आइदर थ्रू सोशल मीडिया, आइदर थ्रू योर अपीयरेंस. आपने ऐसे ड्रेस पहन लिए कि आप दिखाना चाहते हो आई एम अ वेरी रफ गाय, तो आपने खरीद लिया लेदर जैकेट, टैटू करवा लिया. So that kind of roughness Rahu can give. Or you can show yourself as a very calm and composed man, and you are dressing up as someone who is very calm and composed and very educated, but internally you might not be that person. So that kind of karma Rahu gives. Now you can also be very much involved into makeup and stuff. So that is what. Now फर्स्ट हाउस हमारा डिसीजन मेकिंग का भी होता है. तो राहु का जो 9th एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में आएगा, तो आपके ट्रू इंटेलिजेंस को ब्लॉक करेगा और आप गलत डिसीजन जिंदगी में बार बार लोगे, लेकिन इसी गलती से आप सीखोगे और आप भविष्य में अच्छा परफॉर्म करोगे. राहु का जो 5th एस्पेक्ट 9th हाउस पे आएगा ना, तो ये आपके हायर एजुकेशन में दिक्कतें लाएगा, लेकिन आप 1-2 बार फेल करके थोड़ा सा आपको झटका लगेगा हायर एजुकेशन में, बट आप सीखोगे, उसके बाद सीखोगे और उसके बाद सीखने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद, स्मार्ट होने के बाद आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे. कि हमेशा याद रखना राहु है स्मार्टनेस का भी कारक है. बहुत ही स्मार्ट है राहु एक्चुअली में, पर वो उम्र के साथ वो स्मार्टनेस उभर के आता है, क्योंकि आप इसी जन्म में एक्सपीरियंस करके इसी जन्म में सीख रहे हो. सो दैट इज द जर्नी ऑफ राहु दैट यू विल गो थ्रू. दैट इज राहु इन द 5th हाउस. नाउ लेट्स कम टू राहु इन द 6th हाउस. नाउ राहु जो 6th हाउस में है ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट राहु माना गया है, क्योंकि 6th हाउस है हमारे शत्रु का. अभी देखिए 6th हाउस से हमें शत्रु मिलती है. तो आप सोचिए कि ये है अगर हमारा 6th हाउस है, या फिर सोच लीजिए ये लाइट, अगर रेड लाइट अगर 6th हाउस है, तो यहाँ से ना सारे एनिमीज आ रहे हैं, और राहु क्या करेगा, रोक देगा. सारे एनिमीज को इसने रोक दिया. ना राहु ने क्यों रोका, क्योंकि राहु इज लाइक अ गेट कीपर. ये जो प्लैनेट्स है ना, ये एक एक हाउसेस में गेट कीपर्स का काम करते हैं. तो राहु एक बहुत ही खराब इंसान है. राहु जब 6th हाउस में आएगा, एनिमीज को पूरा से पूरा खत्म कर देगा. इसलिए राहु, सन, मंगल, शनि, जो भी पापी ग्रह है, वो 6th हाउस में बढ़िया परफॉर्म करते हैं. नाउ ये है, ये यहाँ से आ रहा है, और राहु क्या करेगा, डोमिनेट कर देगा, ऐसे पूरा एकदम बंद कर देगा उनको. नाउ द प्रॉब्लम इज कि राहु वो एनर्जी है जिस इस चीज़ पे हमने पास्ट लाइफ में फोकस नहीं किया था. तो पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था, आप कंपटीशन से दूर भागे थे, शत्रुओं से दूर भागे थे, क्योंकि 6th हाउस कंपटीशन का हाउस है, शत्रुओं का हाउस है. तो इस जन्म में आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा. तो आपको कंपेटिटिव एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा, कंपटीशन में जाना पड़ेगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, और आपके शत्रुओं से हेड ऑन कॉलिशन करना पड़ेगा. ठीक है. तो राहु क्या करता है कि 6th हाउस में आपको शत्रुओं से घिर के रखता है. तो बेसिकली आप ऐसे किसी अपार्टमेंट पे रहोगे जहाँ पे लोग आपको, आपके नेबर्स आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, और देयर विल बी अ जेलस एलिमेंट, क्योंकि राहु जेलसी का भी कारक है. आप ऑफिस में काम करते हो, आपकी सैलरी बाकियों से ज़्यादा है, तो राहु ने क्या किया, शत्रुओं को डोमिनेट कर दिया. बट वो तो आपसे जेलस है ना, और फिर वो कभी कभी क्या करेंगे, कभी कभी वो उभर के आएंगे. then again you are dominating them, then they are coming back, then you are dominating them, then you are coming back. So basically what happens is, that is the lifelong karma of Rahu, that you are into the enemy territory all the time. Now 6th हाउस है हमारे रोगों का हाउस. तो लास्ट लाइफ में आपका उतना ज़्यादा रोग वगैरह हुआ नहीं था, पर इस जन्म में आपके बहुत ज़्यादा कठिन रोग होंगे, और जिसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. ना राहु न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर को दर्शाता है, इसलिए 4 डॉक्टर फेल करते हैं, और एटलीस्ट जाके 4th या फिर 5th डॉक्टर ही आपको क्या रोग हुआ है उसको आइडेंटिफाई एक्चुअली में अच्छे से कर पाता है. और जनरली अगर आप एक हिंदू हो तो मुस्लिम डॉक्टर के पास जाओ, अगर आप एक मुस्लिम हो तो हिंदू डॉक्टर के पास जाओ, तभी जाके आपको प्रॉपर डायग्नोसिस मिलेगा, तभी जाके कोई आपको ऐसा प्रॉपर मेडिकल टेस्ट दे पाएगा जिससे आप खुद को प्रॉपरली हील कर पाओगे. सो दैट इज द कर्म ऑफ राहु इन द 6th हाउस. नाउ राहु अभी 8th भाव में है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनती बनाएगा, और आप इतना ज़्यादा मेहनत करोगे आपके करियर में कि दैट इज़ लाइक मोर देन एनीवन दैट हैज़ एवर वर्कड.
क्योंकि राहु 6th हाउस कंपटीशन का कारक है, तो आप हमेशा कंपेटिटिव मोड में ही रहोगे। और राहु का दशा अगर आ गया 6th हाउस में, तो जो लास्ट 9 ईयर से राहु का दशा, उसमें तो आप अपने शत्रुओं को पूरा ही डोमिनेट करोगे 100% ऑफ द टाइम, क्योंकि उपज्या में कोई भी प्लैनेट सेकेंड हाफ में बेटर रिजल्ट देता है। आइदर दैट इज द महादशा और दैट इज द और दैट इज द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ। नाउ तो यही राहु अगर अरुण लगन से 6th हाउस में बैठ गया तो आपको कंपेटिटिव बनाएगा, बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव बनाएगा, आपके शत्रु नहीं रहेंगे। नाउ राहु अगर 5th एस्पेक्ट जो है राहु का, तो वो है हमारे पूर्व जन्म में जो अच्छे काम हमने किया है उसको रोकेगा। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट उसको पूर्व जन्म में हमने जो अच्छा कर्मा किया था वो हमारे इस जिंदगी में लाएगा, बट राहु उसको रोक देगा। राहु बोलेगा नहीं, कॉन्सेंट्रेट तुमने, मैं जहाँ पे 5th एस्पेक्ट दे रहा हूँ वहाँ पे तुमने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, तो अभी इस जन्म में तुम्हें उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली राहु का 5th एस्पेक्ट 10th हाउस में आएगा, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे अपने करियर में। आफ्टर फर्स्ट फ्यू फेलियर्स यू विल बी स्मार्टर, बिकॉज राहु इज द कारक ऑफ द स्मार्टनेस। तो ऐसे आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एक इंसान बन पाओगे, स्मार्ट एम्प्लॉय बन पाओगे। राहु का 9th एस्पेक्ट आएगा आपके 2nd हाउस में। ना 2nd हाउस इज ऑल अबाउट आवर फॉर्चून, एंड जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपको लकी बनाएगा, राहु का 9th एस्पेक्ट आपको अनलकी बनाएगा। तो आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स का रिलेशन खराब करेगा, आपको पैसे के मामले में ज़िंदगी में बहुत जल्दी बहुत अमीर बनने नहीं देगा, क्योंकि राहु 6th हाउस में वैसे भी ज़िंदगी के सेकंड हाफ में बेटर परफॉर्म करता है। सो बेसिकली जब 9th हाउस पे आपका राहु का 2nd हाउस पे जब राहु का 9th एस्पेक्ट आएगा, तो राहु बोलेगा नहीं, इतने आसानी से मैं लक आपको देने नहीं वाला हूँ, आप मेहनत करो अपने पैसे के लिए, फिर आपको मिलेगा। ना ये राहु का जो एस्पेक्ट है 2nd हाउस में, ये आपको स्मोकिंग में एडिक्ट कर सकता है, स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, स्पेशली स्मोकिंग में एडिक्ट कर सकते हैं। तो स्मोकिंग को आप जितना कम करोगे, राहु के खराब प्रभाव को आप उतना कम कर पाओगे। सो दैट इज वन थिंग विथ राहु इन द 6th हाउस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलर प्लेसमेंट, राहु इन द 7th हाउस। राहु इन द 7th हाउस में कि आपका पूरा ही फोकस रहेगा कि मुझे दूसरों से एप्रिसिएशन चाहिए खुद के बारे में, क्योंकि आपका केतु 1st हाउस में है, तो आप खुद से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सोचोगे 7th हाउस के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, आप ऑब्सेस्ड रहोगे आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, ऑपोजिट जेंडर के बारे में, आप ऑब्सेस्ड रहोगे पब्लिक लाइफ के बारे में, आपको फेम चाहिए होगा, आपको नेम चाहिए होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपका पूरा फोकस आपके बिजनेस के ऊपर आएगा, आपके फैमिली के ऊपर नहीं आएगा, आपके बिजनेस के ऊपर आएगा। आप खुद के हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, आप पूरा ही पब्लिक लाइफ के लिए ही अपना ज़िंदगी जियोगे, या फिर आपके पास रिलेशनशिप के लिए अनलिमिटेड एनर्जी है, क्योंकि राहु इज बेसिकली अनलिमिटेड एनर्जी। नाउ 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज एंड पार्टनरशिप। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एक इंसान जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, उसका राहु 7th हाउस में आ गया, और ये चीटिंग का भी कारक है, तो ये आपको चीट करवा भी सकता है और आप चीट कर भी सकते हो। नाउ दैट डिपेंड्स हाउ योर कैरेक्टर इज, दैट डिपेंड्स ऑन द लग्नेश। बट क्योंकि ये ऐसा इंसान हमेशा चीटिंग की तरफ आकर्षित क्यों होता है, क्योंकि उसको डिससेटिस्फैक्शन मिलता है। तो दिस डिससेटिस्फैक्शन कैन कम थ्रू 2 ways। वन इज कि आपने ही बहुत लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला, किसी ने आपको धोखा दिया, एंड नाउ यू आर लाइक ओके नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर, और आप नेचुरली ही इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रिलेशनशिप्स में कि आपको लगेगा अरे मैं अगर उस लड़की से प्यार करूँ तो कैसा एक्सपीरियंस होगा। अच्छा आपने कर लिया, बट अभी राहु का भूख नहीं मिटा, तो फिर राहु बोलेगा अच्छा अभी मुझे वो पसंद है, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा बात करके देख लेता हूँ। सो राहु को ना ये एक्सपीरियंस चाहिए, उसको सबके साथ एक्सपीरियंस करना है, वो ज़िंदगी को जीना चाहता है। बट ये पार्टनरशिप्स के लिए जहाँ पे हम मोनोगैमी फॉलो करते हैं कि 1 पार्टनर एट ए टाइम, ये उसके लिए खराब है। ना राहु 7th हाउस में, 7th हाउस होता है मार्केट प्लेस का हाउस, और राहु 7th हाउस में दिग्बली होता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन बना सकता है राहु इन द 7th हाउस। तो दैट इज़ अ फैंटास्टिक राहु। नाउ राहु यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैरिटल दे सकता है, आपके फर्स्ट मैरिज को तोड़ सकता है। तो हमेशा फर्स्ट मैरिज को नहीं तोड़ेगा, अगर 7th लॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉग है, D9 का 7th हाउस बहुत ही स्ट्रॉग है। तो अगर आपका 2nd लॉर्ड फ्रॉम द भूपत लग्न स्ट्रॉग है, 2nd हाउस फ्रॉम द भूपत लग्न देयर इज अ बेनिफिट, सो देन ये राहु नहीं तोड़ेगा ये। बट आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि मैरिज में दिक्कतें ज़रूर लाएगा। आपके जो पार्टनर है वो दूसरे जाति या धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, दूसरे कास्ट कम्युनिटी या फिर एथनिसिटी से बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि राहु एक फॉरेन एलिमेंट को लाएगा 7th हाउस में। आपको शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप दे सकता है, स्पेशली राहु इन द 7th हाउस। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन आपको दे सकता है। राहु इन द 7th हाउस मैरिज में कुछ ड्रामा तो ज़रूर लाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आपने अपने कज़न से शादी कर लिया, आपने हिंदू हो के मुस्लिम से किया, मुस्लिम हो के हिंदू से किया, हिंदू हो के क्रिश्चियन से शादी किया, फॉरेनर स्पाउस हो गया आपका। सो दैट काइंड ऑफ कर्मा कम्स व्हेन यू हैव राहु इन द
7th हाउस ऑफ द D1 चार्ट। नाउ क्या ये पूरा ही खराब है? नहीं, ये पूरा खराब नहीं है, क्योंकि राहु एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड पार्टनर भी बन सकता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड पार्टनर भी बन सकता है, बट एट द सेम टाइम उसका डिज़ायर हद से ज़्यादा है, तो वो मिटता नहीं उतना जल्दी, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती है ज़िंदगी में, दैट इज़ वन थिंग। राहु इन द 7th हाउस ऑफ द D9 चार्ट कैन एक्चुअली गिव यू अ सोलमेट लेवल ऑफ कनेक्शन, बट अगर वो कनेक्शन टूट गया तो ज़िंदगी भर के लिए आपको उतना अच्छा प्यार नहीं मिलता, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं मिलता, एंड देयर इज़ अ डिससेटिस्फैक्शन। इसी डिससेटिस्फैक्शन से भविष्य में एक्स्ट्रा मेटल क्रिएट होती है। नाउ राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो 11th हाउस में आएगा, तो आपको थोड़े से प्रिटेंशियस फ्रेंड्स देगा, और आपको आपके इनकम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 5th एस्पेक्ट ऑफ राहु वो भाग्य में कमी लाएगा, क्योंकि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके भाग्य में वृद्धि लाता है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा कर्मा किया है जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। बट राहु जब 11th हाउस को दृष्टि देगा अपने पंचम दृष्टि से, तो वहाँ पे आपको पहले बहुत ही अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस में आपको धोखा मिलेगा, और आपको प्रिटेंशियस दोस्त मिलेंगे, दोस्त आपको बहुत ही ज़्यादा सपना दिखाएंगे, फिर वो सपना तोड़ देंगे, तो दोस्तों के बातों में कभी नहीं आना है। अगर 11th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग ना है और नहीं है, और अगर 11th हाउस में कोई बहुत ही अच्छा बेनिफिट नहीं बैठा है। नाउ राहु का जो 9th एस्पेक्ट वो 3rd हाउस में आएगा। राहु का 9th एस्पेक्ट 3rd हाउस में आएगा तो क्या होगा? सो 3rd हाउस है हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे करेज का, तो राहु यहाँ पे 3rd एस्पेक्ट लाएगा, अपना 9th एस्पेक्ट लाएगा 3rd हाउस में। जुपिटर के 9th एस्पेक्ट से हमें पूर्व पुण्य या फिर हमारा लक फेवर करता है, तो आपको कम एफर्ट्स देने पड़ते हैं अगर जुपिटर का 9th एस्पेक्ट 3rd हाउस में आ गया। तो ऑन द अदर हैंड अगर राहु का 9th एस्पेक्ट 3rd हाउस में आ गया तो बेसिकली आपका जो भाग्य है वो उतना ज़्यादा फेवर नहीं करेगा, और आपको आपके भाग्य के विरुद्ध जाके कुछ करके दिखाना पड़ेगा, बिजनेस वगैरह, क्योंकि राहु 7th हाउस बिजनेस के लिए बहुत ही शानदार है, तभी जाके आपको 100% लाभ मिलेगा। तो इसी इनिशियल फेलियर से आप सीखोगे, और इसी सीख से आप भविष्य में स्मार्ट बनोगे, अच्छे एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, कम्युनिकेटर बन सकते हो। सो दैट इज राहु इन द 7th हाउस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राहु इन द 8th हाउस। तो दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ राहु, क्योंकि राहु 8th हाउस में क्या करेगा, आपके जो ससुराल है वो ससुराल वाले थोड़े से प्रिटेंशियस टाइप के लोग होंगे, थोड़े से दिखावे ज़्यादा करेंगे, जितना वो है नहीं उतना वो दिखाएंगे, और आप अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करते करते थक जाओगे, वो इम्प्रेस होंगे नहीं। तो बेसिकली जो पुराने थोड़े से एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, वो कहते हैं राहु अष्टम में ससुराल के जूते खाओ। या इट्स नॉट टोटली लाइक दैट, बिकॉज 8th लॉर्ड कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप विद इन लॉज। नाउ राहु इन द 8th हाउस में आपको इनहेरिटेंस मिलने में दिक्कतें लाएगा, और आपको आपकी इनहेरिटेंस अगर आपको चाहिए अपने फादर से, ससुराल से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उनका फेवरेट बन के रहना पड़ेगा। और राहु 8th हाउस में ना बहुत ही ज़्यादा अपने ससुराल का और अपने फैमिली का फेवरेट बन के रहना चाहता है, स्पेशली अपने ससुराल का फेवरेट बन के रहना चाहता है, तो बट वो बन नहीं पाता, वो नेगेटिव कर्मा है। राहु 8th हाउस में आपको, अगर आप PhD वगैरह कर रहे हो तो 8th हाउस रिसर्च का हाउस है, तो राहु आपको इनिशियल फेलियर्स देगा, बट फेल करते 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 आपको कुछ नया ऐसा कुछ आप ढूंढ सकते हो जो किसी ने पहले नहीं ढूंढा है, देन यू कैन पब्लिश योर पेपर। ना राहु इन द 8th हाउस इज नॉट वेरी गुड फॉर द करियर, क्योंकि ये करियर में अप एंड डाउन मोशन लाएगा, और राहु इन द 8th हाउस में आप बहुत ही ज़्यादा लोन्स या फिर डेट्स ले सकते हो, उस डेट्स की वजह से आप लंबे समय तक फंसे रहोगे, क्योंकि 8th हाउस होता है हमारे बिग डेट्स का, तो बिग डेट्स इट कैन कम। क्रॉनिक डिजीजेस भी हो सकती है जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, सो दैट इज़ वाई, और सडनली ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत ही एक खतरनाक वाला बीमारी हो गया, और उसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन कम विथ राहु इन द 8th हाउस। सो दैट इज़ वाई अगर आप बहुत देर से स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, और कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा, देन सडनली राहु जब मैच्योर करेगा बिटवीन 42 to 48, एक ऐसा रोग आएगा फिर जो कि आपको पूरा नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि 8th हाउस होता है आयुष का घर, और राहु यहाँ पे आपके आयुष को घटाने का कोशिश करेगा। सो क्रॉनिक डिजीजेस कैन बी सीन, सो प्लीज डू फुल बॉडी चेकअप्स रेगुलरली एंड बी हेल्थी, एक्सरसाइज डेली, देन नो प्रॉब्लम्स। नाउ राहु 8th हाउस में राहु पॉइजन का भी कारक है, तो आपका पॉइजन रिलेटेड कुछ प्रोफेशन हो सकता है, आप अच्छे गोविंदा बन सकते हो, अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हो, अच्छे रिसर्चर बन सकते हो। राहु का जो पंचम दृष्टि है तो वो 12th हाउस में आएगा, तो आपको आपके लग्जरियस लाइफ के लिए थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। 8th हाउस हमारे सेक्सुअलिटी का भी होता है, तो बेसिकली आपको सेक्सुअल चीज़ों में, पोर्नोग्राफी में, मैस्टरबेशन में इंटरेस्ट रहेगा, और पर आपका जो ऑन टाइम सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो आपको धीरे धीरे बेटर करना पड़ेगा, वो इमीडिएटली बेटर नहीं होगा, क्योंकि राहु 12th हाउस में दृष्टि देगा। 12th हाउस होता है हमारे बेड प्लेजर्स का हाउस, तो आपको उसमें अगर जुपिटर अगर 8th हाउस में रहे और वो 12th हाउस को देखे तो आपको पहले से ही बेड में चैंपियन बना सकता है। लेकिन राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में अगर आ गया तो आपका
पहले से कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा सेक्स के बारे में, और आपको फिर प्रैक्टिस करते 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 ही आपका एक्सपर्टीज आएगा, यू विल बी गुड ऑन बेड. So that kind of karma gives Rahu is given by Rahu in the 8th house. Now Rahu का जो 9th एस्पेक्ट है वो आएगा 4th हाउस में. तो 4th हाउस है हमारे फैमिली का. तो जुपिटर का 9th एस्पेक्ट जब 4th हाउस में आता है तो हमें लैंड प्रॉपर्टीज मिलती है थ्रू द इनहेरिटेंस. ना राहु का जब 9th एस्पेक्ट आएगा 4th हाउस में तो यही सब चीज़ें पाने के लिए आपको खुद से छल कपट मेहनत करना पड़ेगा. ना राहु छल कपट का कारक है, तो राहु को कुछ भी पाने के लिए छल कपट का सहारा लेना पड़ता है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है. देयर इज नथिंग बैड इन इट, बिकॉज टू बिगिन विथ राहु इज मेकिंग यू अनलकी. सो इन ऑर्डर टू गेट लक you need to lie a little bit and it's not bad. Now let's come to Rahu in the 9th house. Now 9th house में राहु मारना कारक है, क्योंकि 9th हाउस है भगवान का घर, गॉड का घर, स्पिरिचुअलिटी का घर. राहु एक असुर है, तो वहाँ पे आके उसको लगेगा मैं मंदिर में क्या कर रहा हूँ, आई डोंट बिलोंग हियर. नाउ 9th हाउस है हमारे रिलीजियन का घर, हमारे राइचियसनेस का घर, कि हम इंसान कितने अच्छे इंसान हैं. तो ये आपके मॉरल वैल्यूज और एथिक्स को थोड़ा सा लो कर सकता है, बट नॉट इफ द 9th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर राहु के साथ गुरु भी आ गया तो आप दूसरी चीज़ें ट्राई करोगे, लेकिन आपका एथिक्स वीक नहीं होगा. सो बेसिकली इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू आर एथिकली वीक, इट्स जस्ट दैट इट्स जस्ट बैड प्लेसमेंट. और आपको अपने रिलीजन से ज़्यादा दूसरे रिलीजन में ज़्यादा भरोसा होगा, ठीक है, दूसरे टेक्निक्स पे ज़्यादा भरोसा होगा, तंत्र के ऊपर ज़्यादा भरोसा होगा, सात्विक रेमेडीज से. तो दैट काइंड ऑफ कर्मा राहु इन द 9th हाउस. राहु 9th हाउस में ड्रॉप आउट करा सकता है आपको आपके हायर एजुकेशन से. तो बेसिकली ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा तो नहीं माना गया, क्योंकि मारना कारक ग्रह है अगर 9th हाउस में आ गया तो हायर एजुकेशन में जाके आपको मारना कारक का इफेक्ट मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत सही नहीं रहेगा. आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है राहु इन द 9th हाउस में अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो. नाउ 9th हाउस हमारे स्पेशलाइजेशन का घर है, कि हम किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं, बिकॉज 5th हाउस इज द जनरल नॉलेज, 9th हाउस इज द 5th फ्रॉम द 5th, भावात भावम ऑफ द 5th, so it is the general specialized knowledge. Rahu is all about study of poisons, viruses, modern technology. तो इन सारी चीज़ों में आपका एक्सपर्टीज रह सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो, बट अगेन यू हैव टू बी केयरफुल इन द हायर एजुकेशन. नाउ 9th हाउस में 9th हाउस होता है आपके फादर का, आपके भाग्य का, आपके गुरु का, आपके बॉसेस का. तो इन लोगों से आपका रिलेशन थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, कि आपके फादर से आपका रिलेशन थोड़ा सा नेगेटिव और अनयूजुअल सा रह सकता है, ज़्यादा बात नहीं करते काइंड ऑफ, या फिर इतना ज़्यादा बात करते हो कि ज़्यादा ही दोस्ती है, दोनों एक साथ बैठ के दारू पी रहे हो. दैट्स अ बैड थिंग अगेन. नाउ विद द बॉस इट कैन गिव यू अ वेरी प्रिटेंशियस काइंड ऑफ बॉस हु विल लाइट यू, हुल से कि मैं तो आपको अच्छा रेस दूंगा, प्रमोशन दूंगा, फिर नहीं दिया, दैट काइंड ऑफ. नाउ राहु 9th हाउस में आपको फॉरेन टीचर्स दे सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे, पर आपके अपने धर्म के, अपने रिलीजियन के, अपने जाति के जो आपके टीचर्स है वो उतना अच्छा गाइड शायद ना करे. सो दैट इज राहु इन द 9th हाउस कर्मा. राहु का जो 5th एस्पेक्ट है, जो कि है हमारे क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का, पूर्व जन्म से हमने जो पुण्य किया था उसका. तो राहु का 5th एस्पेक्ट जब 1st हाउस में आएगा तो आप खुद को थोड़ा सा क्रिएटिवली शो ऑफ करना चाहोगे, अच्छे कपड़े पहन के, थोड़ा सा झूठ का एलिमेंट डाल के, नो प्रॉब्लम इन दैट. राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो 5th हाउस में आएगा, तो बेसिकली बच्चे लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर वीमेन स्पेशली, बिकॉज लड़कियों का प्रेगनेंसी देखा जाता है 9th हाउस से. तो 9th हाउस में अगर राहु बैठ गया तो ये प्रेगनेंसी के लिए उतना सही नहीं होता. ना राहु का 9th एस्पेक्ट 5th हाउस में आएगा. 5th हाउस है हमारे पूर्व पुण्य का, तो अगर आपको पूर्व जन्म से पुण्य लेना है तो आपको इस जन्म में अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पूर्व जन्म का पुण्य मिलेगा. दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ राहु इन द 5th हाउस. ना आपको आपके बच्चों को गाइड करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द कर्म ऑफ राहु इन द 9th हाउस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू राहु इन द 10th हाउस. नाउ राहु 10th हाउस इज सेट टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफ राहु. ये आपको एक मैग्नेनिमस करियर देता है, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, वेल्थ, मान, यश, प्रतिष्ठा, सब कुछ दे देता है. और आप अपने करियर में शाइन करते हो, और आप इतना अच्छा करते हो अपने करियर में कि लोग आपके फैंस बनते हैं, और लोग सोचते हैं कि ओके प्लीज डोंट स्टॉप वर्किंग. आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राहु 10th हाउस में, सो नोबडी वांटेड हिम टू स्टॉप. कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का राहु 10th हाउस में, सो नोबडी वांटेड हिम टू स्टॉप राइटिंग एंड व्हेन ही डाइड हिज वर्क इज स्टिल रिमेंबर्ड. तो आप ऐसा काम कर सकते हो इस दुनिया में जो कि हमेशा वेल रिगार्डेड रहेगा. नाउ राहु जो 10th हाउस में, 10th हाउस का जो 3 कारक है, एक है बुध. बुध पैसे बनाने का कारक है, राहु बुध का फ्रेंड है. तो राहु यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे बना के देगा, अनयूजुअल तरीके से पैसे बनाएगा, ठीक है, ऐसे चीज़ों से पैसे बनाएगा जिसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं है. तो राहु एस्पेक्ट करेगा 2nd हाउस को,
तो वो अनयूजुअल तरीके से पैसे बनाने का कोशिश करेगा। 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा और काम में बहुत ही ज़्यादा फॉरेन एलिमेंट को लाएगा, फॉरेन बॉसेस, फॉरेन करियर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में करियर, फॉरेन में जाके काम करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके काम करना, मशीन्स को लेके काम करना, क्योंकि राहु इज़ ऑल अबाउट हेवी मशीन्स। कोडिंग इज़ बेसिकली केतु and Mars Mercury combination is the object oriented programming, Ketu is the machine learning and high level algorithms, and Rahu is actually the heavy machines. तो आपको machines में expertise मिलेगा, like you will be able to operate large heavy mechanical machines. Now राहु 10th हाउस में हमेशा फॉरेन में जाना चाहेगा अपने करियर के लिए, फॉरेनर्स के साथ काम करना चाहेगा, वो कर भी पाएगा। अच्छा, राहु 10th हाउस में एक ऐसा इंसान कुछ ऐसा कर बैठ सकता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं है, ठीक है, जो पूरा ही नया चीज़ उसने अपने करियर में इम्प्लीमेंट किया एंड इट वर्कड एंड फाइनली इट इज़ वर्किंग वेरी वेरी वेल, और वो एक आइडल, एक मोटिवेटर बन सकता है, एक आइकॉन बन सकता है विथ राहु इन द 10th हाउस। लेकिन राहु 10th हाउस में क्योंकि 10th हाउस का एक टर्शियरी जो सेकेंडरी कारक है वो है सन, तो राहु यहाँ पे सन को इक्लिप्स करेगा, सन हॉरोस्कोप में जहाँ पे भी बैठे, या वार चक्र से भी देख सकते हो कि एज पर द वारा चक्र कि राहु विल इक्लिप्स सन वेरेवर इट सिट्स। नाउ क्योंकि ये जो सन है ना, ये हमारे करियर का कारक है, हेल्थ का कारक है, तो राहु 10th हाउस में हेल्थ को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है क्योंकि ये सन को इक्लिप्स करेगा, क्योंकि 10th हाउस इज द सिंहासन भवा, और राहु जब 10th हाउस में बैठेगा तो ये सन को इक्लिप्स कर सकता है। बी केयरफुल। सो दैट इज वाई वेयरिंग अ रूबी इज ऑलवेज गुड। नाउ सन अगर आपका फंक्शनल मेलेफिक है तो लेफ्ट हैंड में, अगर बेनिफिक है तो राइट हैंड में। नाउ ये जो राहु है 10th हाउस में, तो ये आपको आपके हायर अथॉरिटीज से प्रॉब्लम देगा और मैनेजमेंट से प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये सन का शत्रु है। तो बेसिकली आपकी आपके फादर से नहीं बनेगी, लाइक यू विल हैव डिफिकल्ट रिलेशनशिप विथ योर फादर इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, बिकॉज राहु 10th हाउस में उपच्च हाउस में है, तो भविष्य में बेटर फल देगा, जिंदगी के सेकेंड हाफ में बेटर फल देगा। और आपको गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, आपको आपके बॉसेस मैनेजर्स से प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखा गया है। और राहु 10th हाउस में किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, खुद से इंडिपेंडेंटली लीडरशिप पोजीशन में जाके काम करना चाहता है। राहु 10th हाउस में, जैसे 10th हाउस में सन, जुपिटर, मार्स अच्छे हैं, लेकिन ऐसा चीज़ लोगों ने देखा है, तो पीपल आर बोर्ड विद दैट। बट राहु 10th हाउस में जब लीडरशिप क्वालिटीज आएगा तो वो कुछ नया करने का कोशिश करेगा एंड पीपल विल अप्रिशिएट इट। नाउ राहु सैटर्न के घर में भी है, क्योंकि एज पर द कालपुरुष कुंडली सैटर्न लॉर्ड्स द 10th हाउस एंड सैटर्न 10th हाउस का टर्शियरी कारक है जो कि लेबर का होता है। तो ऐसा इंसान, क्योंकि राहु अभी सैटर्न के घर में है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत उस इंसान से कराएगा, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करोगे, आप 24 घंटे अपने करियर को दोगे, तभी जाके आप सक्सेसफुल बनोगे, और आपका पर्सनल लाइफ 0 कर देगा और करियर पे फोकस 100% कर देगा। तो ये है राहु इन द 10th हाउस। ना राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस में आएगा, तो ये आपको स्मोकिंग का एडिक्शन ज़रूर दे सकता है, और स्मोकिंग एडिक्शन, वीड एडिक्शन दे सकता है, स्पेशली स्मोकिंग एडिक्शन। तो इससे आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना आपके लिए बेटर है। नाउ जुपिटर का 5th एस्पेक्ट हमें पास्ट लाइफ से अच्छे कर्मा देता है, और राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो हमारे पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों को रोक देता है और खुद से मेहनत करवाता है, और खुद से मेहनत करने के बाद ही हमें फल मिलता है। तो राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो जब 2nd हाउस में आएगा, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, आपको पहले थोड़ा सा दुर्भाग्य मिलेगा, क्योंकि राहु का पापा और 9th हाउस में भी है, तो भाग्य में कमी लाएगा, आपको दुर्भाग्य मिलेगा, आप मनी रिलेटेड मिस्टेक करोगे, पैसे आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मिलना शुरू होगा 2-3 फेलियर के बाद, क्योंकि आपको तब तक पता चल जाएगा कि चलो ये चीज़, इन चीज़ों में मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है और इन चीज़ों में मेरा एक्सपर्टीज़ है, दिस इज़ हाउ आई कैन अर्न द मनी एंड दिस इज़ हाउ आई विल नॉट अर्न द मनी, तब जाकर आप पैसे बना सकते हो ना। राहु का जो 9th एस्पेक्ट है, तो वो चैरिटी करवाता है इंसान से, क्योंकि राहु का 9th एस्पेक्ट 6th हाउस ऑफ चैरिटी में आएगा, तो अगर जितना ज़्यादा चैरिटी करोगे उतना ज़्यादा भाग्य आपके साथ रहेगा। सो ये चैरिटेबल हाउस है। लेकिन यहाँ पे रोग आइडेंटिफाई इजीली नहीं होते, क्योंकि राहु का दृष्टि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और रोग आइडेंटिफाई नहीं होता। रोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दूसरे धर्म के, दूसरे रिलीजन के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम के पास जाना चाहिए, मुस्लिम डॉक्टर के पास, तो वो मुस्लिम डॉक्टर आपको ऐसे मेडिकल टेस्ट देंगे जिसके माध्यम से आप अपने रोग को प्रॉपर्ली डायग्नोस कर पाओगे। नाउ जुपिटर का 9th एस्पेक्ट हमें भाग्य देता है, राहु का 9th एस्पेक्ट हमारे भाग्य में कमी लाता है। तो जुपिटर का 9th एस्पेक्ट अगर 10th हाउस से 6th हाउस में पड़े, तो फिर आपके रोग समय से पहले आइडेंटिफाई हो जाएंगे, आपको लोन्स मिल जाएगा, आपके शत्रुओं के साथ आपका पीस मेकिंग रहेगा, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट राहु का 9th एस्पेक्ट ऑन द अदर हैंड आपको शत्रुओं के पास लेके जाएगा, उनसे फाइट करवाएगा, कोर्ट केसेस लड़वाएगा और जिताएगा भी, बट हमेशा जीतते नहीं ऐसे लोग अगर सन खराब रहे तो।
दैट्स वाई दे शुड वेयर अ रूबी। एंड जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, राहु का 9th एस्पेक्ट आपको भाग्य में फेलियर देगा, भाग्य में कमी लाएगा, और फिर आपको स्मार्ट बनाएगा, आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाएगा, और फिर आप सीखोगे अच्छा इससे ऐसे डील किया जाता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो मैं उंगली टेढ़ी करके उसको निकालूंगा। सो दैट काइंड ऑफ स्मार्टनेस राहु कम्स विद राहु इन द 10th हाउस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट राहु इन द 11th हाउस, नाउ 11th हाउस के राहु को वन ऑफ द बेस्ट राहु कहा गया है, क्योंकि 11th हाउस होता है हमारे डिजायर्स का, और महर्षि पराशर कहते हैं कि 11th हाउस सबसे ज़्यादा पापी हाउस है, क्योंकि 11th हाउस इज 7th फ्रॉम द 5th हाउस, सो इट इज़ बैड फॉर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। ये हरा बाबा है, हमारे भविष्य को छीन के लेता है। बट राहु इन द 11th हाउस एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि 11th हाउस हमारे मटेरियल डिजायर्स का हाईएस्ट हाउस है। 3, 7, 11 अगर काम त्रिकोण है तो 11th हाउस इज द हाईएस्ट ऑफ द कामा त्रिकोणा। सो ये बहुत ही ज़्यादा, ये हमारे ट्रू डिजायर्स का हाउस है। तो राहु 11th हाउस में महंगी घड़ी, महंगा कार, महंगी बाइक, सुंदर पार्टनर, सुंदर लाइफ पार्टनर, ऐसे सब चीज़ चाहेगा। सुंदर लाइफ पार्टनर, एग्जॉटिक लाइफ पार्टनर क्यों चाहेगा? क्योंकि उसका 7th एस्पेक्ट 9th एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ेगा, इसीलिए। तो क्योंकि राहु का 9th एस्पेक्ट 7th हाउस में आएगा तो शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप दे देगा, हाई लेवल सेक्सुअल रिलेशनशिप दे देगा, स्पेशली इन द नवांशा एज वेल। राहु इन द 11th हाउस कैन गिव यू हाई लेवल sexual appetite as well, which can be fulfilled through live-in relationships even before marriage. Now राहु का यहाँ पे 9th दृष्टि 7th हाउस में आएगा, तो सोसाइटी के मैरिज का जो स्टैंडर्ड है कि आफ्टर मैरिज यू गाइज कैन लिव टुगेदर, बट राहु यहाँ पे क्या करेगा? राहु यहाँ पे आपको मैरिज के पहले ही मैरिज जैसा रिलेशनशिप दे देगा। नाउ राहु का जो 5th एस्पेक्ट है, जुपिटर के 5th एस्पेक्ट से क्या होता है? पास्ट लाइफ में हमने जो अच्छा कर्मा किया था उससे हमें लाभ मिलता है। बट राहु का जो यहाँ पे 5th एस्पेक्ट है वो आपके भाग्य में आप कमी लाएगा, और आपको पास्ट लाइफ में जो आपने अच्छे कर्म किया था उसको आने नहीं देगा जल्दी से, क्योंकि आपसे इस जन्म में मेहनत करवाएगा, आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाएगा, 2-3 फेलियर देगा, फिर आप सीखोगे कि आप उसको कैसे पाया जाता है, तो उसके बाद आपका लक फेवर करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि राहु बिहेव्स लाइक सैटर्न, कि राहु भी फेलियर देता है, सैटर्न भी फेलियर देता है, राहु भी सिखाता है, सैटर्न भी सिखाता है। नाउ राहु का 5th एस्पेक्ट 3rd हाउस में है, 3rd हाउस होता है हमारे एफर्ट्स का। जुपिटर का जब 11th हाउस से 3rd हाउस में एस्पेक्ट आएगा तो आपको कम एफर्ट देके ज़्यादा लाभ मिलेगा। राहु का जब आएगा 3rd हाउस में एस्पेक्ट तो आपको पहले आप कुछ गलत इनिशिएटिव ले लोगे जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आएंगी, पर भविष्य में वो बहुत ही बढ़िया स्मार्ट आपको बनाएगा, और आप अपने स्मार्टनेस से, अपने पास्ट फेलियर्स के एक्सपीरियंसेस से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो राहु 11th हाउस में शत्रुओं को दमन करता है, 6th हाउस से 11th हाउस से 6th फ्रॉम द 6th, तो ये शत्रुओं को दमन करेगा, और ये राहु आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनाएगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ, एंड आपके सारे मटेरियल डिज़ायर्स को फुलफिल करेगा, और आप शो अप भी बहुत ज़्यादा करोगे। आपके जो दोस्त है वो आपको धोखा दे सकते हैं, आप अपने दोस्तों पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत प्रिटेंशियस दोस्त बन सकते हैं, और दोस्तों के साथ आपका अजीबोगरीब रिलेशनशिप रह सकता है, जैसे कि वन एग्जाम्पल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द राहु इन द 12th हाउस। नाउ राहु 12th हाउस है स्पिरिचुअलिटी का कारक, और 12th हाउस का जो अल्टीमेट जो कारक है वो है शनि, लोनलीनेस का कारक। और 12th हाउस हम एक्सपेंसेस को भी देखते हैं, तो द अननेसेसरी एक्सपेंसेस का कारक है सैटर्न, रोग ऋण शत्रुओं की वजह से, EMI लोन्स की वजह से, और क्योंकि EMI और लोन लंबे समय तक चलता है, तो दैट इज वाई सैटर्न इज द कारक, सिस्टमेटिक पेमेंट्स। एंड देन 12th हाउस का जो लग्जूरियस लाइफ है, जो बेड प्लेजर्स का कारक है, वो है शुक्र। तो राहु यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा बेड प्लेजर्स के लिए, ठीक है। उसको बहुत ही नए तरीके के सेक्स पोजीशंस ट्राई करने में मज़ा आएगा, उसको प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो बहुत तरीके का एक्सपीरियंस वो करेगा, पर वो पहले ही बेड में बहुत अच्छा नहीं रहेगा, पहले वो बेड में उतना अच्छा नहीं रहेगा, पहले वो बेड में खराब रहेगा। बाद में वो धीरे धीरे सीखेगा, ओके हाउ टू परफॉर्म ऑन बेड, लेट मी सर्च थ्रू द कामा सूत्र पोजिशंस एंड देन आई कैन लर्न अ लॉट अबाउट द सेक्शुअल लाइफ। सो दैट इज द karma with राहु इन द 12th हाउस। नाउ राहु इन द 12th हाउस में आपको फॉरेन लैंड, एग्जॉटिक लाइफस्टाइल के बारे में आपको इंटरेस्टेड कराएगा, और आप फॉरेन लैंड में जाके एग्जॉटिक लाइफस्टाइल लीड करना चाहोगे, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल लीड करना चाहोगे, आप उतना ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहोगे, आप चाहोगे कि एक ईजी गोइंग लाइफ हो, और मैं मतलब मिलियनर बन जाऊँ और मेरे पास बहुत पैसे हो, मैं बस एंजॉय करूँ, ठीक है। बट ये लोनलीनेस का भी कारक है, तो ये राहु आपको लोनली भी बनाएगा, आप खुद से ज़्यादा सुखी रहोगे, ठीक है, खुद से ज़्यादा सुखी रहोगे, खुद को फॉरेन लैंड में ज़्यादा सुखी पाओगे,
और प्राइवेसी बहुत एंजॉय करोगे आप, प्राइवेसी आप बहुत एंजॉय करोगे, आप उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस एंजॉय नहीं करोगे। 6th हाउस ऑफ डेली रूटीन, लाइफ और डिसिप्लिन में आपका केतु बैठा है, तो केतु यहाँ पे क्या करेगा, केतु यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनडिसिप्लिन कर सकता है, ठीक है। नाउ राहु का जो 5th एस्पेक्ट है तो वो 4th हाउस में आएगा। नाउ जुपिटर का 5th एस्पेक्ट हमें पास्ट लाइफ से पूर्व पुण्य देता है, पास्ट लाइफ में हमने जो अच्छा काम किया था उसका बेनिफिट देता है। राहु का 5th एस्पेक्ट क्या करेगा, उस पूर्व पुण्य को रोक देता है। तो राहु का 5th एस्पेक्ट अगर 4th हाउस में आ जाए तो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड स्कैम्स हो सकती है आपके साथ, आपको आपके परिवार वाले आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आपको धोखा मिल सकता है अपने ही परिवार के लोगों से। तो इसकी वजह से आप धीरे धीरे स्मार्ट बनोगे, आपको पता चलेगा जिंदगी में सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, और आप स्मार्ट बनोगे और स्मार्टनेस से आप भविष्य में अच्छे प्रॉपर्टी वगैरह खरीद पाओगे, क्योंकि हमेशा याद रखना राहु है स्मार्टनेस का कारक। 12th हाउस एक्सपेंसेस का, राहु बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाने में इंटरेस्टेड होगा कि मैं तो सारा पैसा लगा दूंगा लग्जरी में, तो बाद में आपको भविष्य में पता चलेगा नहीं, पैसा इकट्ठा करना जमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप सेविंग्स पे ध्यान दोगे। बट प्राइमरी आपका रहेगा मैं लग्जूरियसली पैसा खर्च करने का कोशिश करूँगा। अगर लग्जूरियसली पैसा नहीं खर्च कर रहे तो फिर रोग ऋण शत्रुओं की वजह से खर्च हो जाएगा, फालतू के रोग हुआ, फालतू का ट्रीटमेंट हुआ, रोग हुआ ही नहीं था, किसी डॉक्टर ने स्कैम कर लिया, ये पत्थर जरूरी ही नहीं था, किसी एस्ट्रोलॉजर ने दे दिया, उसमें आपका पैसा निकल गया। सो दैट काइंड ऑफ कर्मा विद राहु इन द 12th हाउस। राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो 8th हाउस में आएगा, तो आपके ससुराल वाले थोड़े से प्रिटेंशियस होंगे, आपके ससुराल वालों को इंप्रेस करने में आपका हालत खराब हो जाएगा। सो दैट इज द कर्मा विद राहु इन द 12th हाउस। नाउ राहु 12th हाउस इज नॉट दैट गुड ऑफ अ प्लेसमेंट। राहु जो जब 12th हाउस 4th हाउस और 8th हाउस में आता है उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता। राहु 3-7-11 में अच्छा परफॉर्म करता है, बट मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें लाएगा एक्स्ट्रा मैटर्स की वजह से। राहु 2-6-10 में बहुत अच्छा परफॉर्म हमेशा नहीं करता, 6 और 10 में अच्छा करता है। बेसिकली उपच्चा हाउस में अच्छा करता है 3-6-10-11 में, बट इन घर के कारका को स्ट्रांग होना पड़ेगा, लॉर्ड को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अगर राहु फंक्शनल बेनिफिक है तो अभी और भी अच्छा है। तो ये है राहु थ्रू ऑल 12 हाउसेस, राइट। नाउ टू कंक्लूड, राहु इज ऑल अबाउट शो ऑफ। तो इस शो ऑफ के चक्कर में बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। तो जितना ज़्यादा आप शो ऑफ को कम करोगे उतना ज़्यादा आप राहु की दशा में उन्नति करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। टेक केयर।